सलाल, खुशामदीद एंड वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? फटाफट से बता दीजिए। और इसी के साथ ही मैं शुरू कर रही हूँ आज के हमारे सेशन को। तो जितने भी दोस्त मित्रगण सखा संबंधी हैं सभी लोग आ जाइए। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों को थियरी पढ़ाऊंगी, और आज का जो सेशन होगा उसके अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक को देखने वाले हैं। फायर क्वीन आ चुकी है मिस शानवी, सोनम, हैप्पी, साना, सना, विष्णु, अनंता और कौन कौन है भाई, जितने भी लोग हैं। तो भाई शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि आप सभी को पता है कि कामयाब सम्मान समारोह कल होने जा रहा है, जिसके अंदर जितने भी सारे एस्पिरेंट्स थे, जितने भी जॉब लगे हुए विद्यार्थी हैं, वो सब गुड़गांव ऑफिस में अड्डा 24/7 के आ सकते हैं और आकर जो है वो अपना जो है वो सम्मान बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों के आने जाने के खर्चे से लेकर खाने पीने के खर्चे से लेकर सारी चीज़ें जो है वो हमारे द्वारा की गई है। तो कल है ये सम्मान समारोह, तो आप सभी आइए। जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है या उन सभी को भेजिए जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। वेरी गुड आफ्टरनून। जैसा कि वर्गीकरण के टॉपिक पे मैंने बात की थी, जैसा कि मैंने कहा था कि हम तैयारी को बेहतरीन करेंगे, कुछ बहुत खास करेंगे, और क्या क्या करने वाले आओ समझते हैं। चाहिए तो हम लोगों ने बात की, जब हम बात करते हैं जीव जगत का वर्गीकरण। अब देखो वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ी, और वैसे भी जीव जगत की बात करते हो सबसे पहले आप लोगों से ये पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता कि द्विजगत प्रणाली किसने दी, टू किंगडम थियरी जो है वो किसने दी। बोलो पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता? अरे हाँ या ना तो बोल दो कि दीदी हाँ पूछा तो जाता है कि दो जगत प्रणाली जो है वो किसने दी थी। बोलो देखिए पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता, टू किंगडम थियरी जो है वो किसने दी थी। बोलो देखिए। तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि जब बात आती है टू किंगडम थियरी की, सामने सामने लिखा हुआ है कि टू किंगडम थियरी गिवन बाय लिनियस, है ना। दो किंगडम प्रणाली, यानी कि जब क्लासिफिकेशन की बात की गई, दुनिया के अंदर ना बहुत सारे जीव जंतु थे। अब उन जीव जंतुओं को क्लासिफिकेशन करने की जरूरत थी। अब जब क्लासिफाइड उनको करने की जरूरत थी कि भाई कौन सा अच्छा कौन सा खराब, कौन से को किस वर्ग में रखें, तो फिर कैरोलस लिनियस ने दो जगत में वर्गीकृत कर दिया। और एक वर्ग था जिसे हम लोगों ने प्लांटी कहा और दूसरे को हम लोगों ने एनिमेलिया कहा, है ना। तो इन्होंने दो वर्ग में बांटा जिसे प्लांटी और एनिमेलिया कहा जाता है। अब प्रश्न सोचने वाली बात यह है कि भाई प्लांटी और एनिमेलिया में कैसे, है ना। आप यहाँ पर समझिए कि यार, है ना, लिनियस काल में सभी पादप के लिए वर्गीकृत जो है वो द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी। और यहाँ पर प्लांटी और एनिमेलिया यानी कि सारे पेड़ एक तरफ और सारे जानवर एक तरफ, है ना। ऐसे कतई बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रहा क्या तुमको? कल आधा घंटा बजा लिए थे, कोई आया नहीं था। मैं बताऊं क्या करना? नहीं, मेरे को सीखना ही नहीं है। अगली बात करते हैं प्लांटी और एनिमेलिया की। तो जाना है, इस पे जाना है, इस पे। तो ये बार बार चेंज काहे हो जाता है? चलो जी चलो, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये पता लगा कि भाई पेड़ है और दूसरी तरफ जो है वो एनिमल है। ये वाली चीज का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट चीज यहाँ पर क्या है। तो हमने कहा कि भाई पेड़ों को, अब एक बात बताओ यार, चींटी भी जानवर में आ रही है, हाथी भी उसी वर्ग में आ रहा है, मनुष्य भी उसी वर्ग में आ रहा है, कोई लॉजिक था इस बात का? सारे ही उसी वर्ग में आ रहे हैं, तो मतलब ये तो क्लासिफिकेशन ही जो है वो जमा नहीं, मजा नहीं आया इस क्लासिफिकेशन में। फिर उसके बाद में वक्त के साथ साथ और काफी सारे साइंटिस्ट लिखते चलना कि भाई लिनियस काल के अंदर ही जो है वो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन था वो टू किंगडम थियरी थी। अच्छा भाई, अब टू किंगडम थियरी तो हो गई। अब आप लोगों को एक चीज पता होगी, क्या पता होगी मैडम? आपसे और भी जो है वो क्लासिफिकेशन के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। हर एक लाइन तो, अब आपको क्या लगता है कि इस इंडेक्स से क्वेश्चन नहीं आते? इस इंडेक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछो कैसे पूछे जाएंगे? आपसे पूछा जाएगा कि बताओ जितने भी प्रोकैरियोटिक हैं वो कौन से किंगडम में रखे गए। वक्त के साथ साथ काफी सारे किंगडम आए, और वक्त के साथ साथ जब काफी सारे किंगडम आए तो किंगडम जो है वो कौन कौन से थे, तो आपको पता लगा भाई 5 किंगडम प्रणाली जो है वो फिर विकसित की गई, जो कि विहेट करने दी थी। 5 किंगडम थियरी के अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। 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 मोनेरा, प्रोटिस्टा, लिखो मेरे साथ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब आपसे पूछा गया कि प्रोकैरियोटिक जितने भी होते हैं, अनडेवलप्ड हो गए, जिनमें डेवलपमेंट नहीं है, तो वो किसके अंदर रखे गए? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक जितने भी आए वो सारे के सारे मोनेरा के अंदर रखे गए, ठीक है।
किसके अंदर रखे गए? मोनेरा के अंदर। बाकी प्रोटिस्टा के अंदर भी यूकैरियोटिक है, फंजाई के अंदर भी यूकैरियोटिक है, प्लांटी के अंदर भी यूकैरियोटिक है और एनिमेलिया के अंदर भी यूकैरियोटिक है। अब हिंदी इंग्लिश करने वाले बच्चों को ये बताओ कि मोनेरा को हिंदी में भी मोनेरा ही कहते हैं और इंग्लिश में भी मोनेरा ही कहते हैं। यार इतना तो कॉपरेट कर लेना चाहिए, बाकी परेशान ही करने का मन है तो वो बात अलग है फिर, है? इतना तो शायद सबको आता है यार, इतना हिंदी इंग्लिश तो क्या ही करना है तुमको। प्रोकैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक ही कहते हैं और यूकैरियोटिक को भी यूकैरियोटिक में ही कहते हैं। तो हमारा क्लासिफिकेशन 5 किंगडम में जो है वो डेवलप हुआ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। सबसे पहली चीज तो ये। अब आपसे पूछा जाएगा कि मोनेरा के अंदर जितने भी जीव आते हैं उनके अंदर सेल वॉल होती है क्या? बिल्कुल, मोनेरा के अंदर जितने भी जीव आते हैं उनके अंदर सेल वॉल होती है। कौन कौन आता है मोनेरा के अंदर? जैसे कि आते हैं बैक्टीरिया, जैसे कि कौन आते हैं? बैक्टीरिया, जैसे कि कौन आता है मोनेरा के अंदर? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इनके अंदर आपसे पूछा जाता है कि सेल वॉल होती है क्या? अगर है भी तो पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड की। प्रोटिस्टा के अंदर कुछ प्रोटिस्टा में सेल वॉल उपस्थित होती है। फंजाई की कोशिका भित्ति देखो यहां से लिखा है कि फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है ना? तो ये काइटिन हो गया। प्लांट्स की कोशिका भित्ति देखो किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की, यहाँ पर लिखा हुआ है। और अब आप मुझे बताओ कि एनिमेलिया की कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होगी? बोलो देखिए, एनिमेलिया के अंदर कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी? एनिमेलिया में कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी हुई होगी? बोलो देखिए फटाफट से कि एनिमेलिया में कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी हुई होगी? क्विकली आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे और बताओ कि एनिमेलिया के अंदर जिनमें एनिमल्स आते हैं उनकी सेल वॉल किसकी बनी होगी? आपको मैं यहाँ से यही बता रही हूँ कि जब आप लोग साइंस पढ़ते हो देन यू रियलाइज कि भाई साहब एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? एनसीईआरटी से आते हैं। मैं प्रूफ कर रही हूँ, मैं इतने सालों से बोल रही हूँ, एनसीईआरटी से बेहतर किताब कोई नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना आना चाहिए, है ना? तो यहाँ कहाँ कहाँ पर हर चीज लिखी है, मैं आपकी आंखों को खोल रही हूँ कि देखो यहाँ से प्रश्न आता है, पूछा जाता है कि किसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती? तो एनिमेलिया जगत के अंदर कोशिका भित्ति जो है वो नहीं पाई जाती। फिर आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा? फिर आपसे पूछा जाएगा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का मतलब होता है नाभिक झिल्ली। नाभिक के ऊपर जो झिल्ली होती है वो किस किस के अंदर पाई जाती है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रोकैरियोटिक यानी पुरानी कोशिका में तो अनुपस्थित होगी, सीधे सिंपल से दिखाई दे रही है। यूकैरियोटिक में नाभिक होता है तो उसमें उपस्थित होगी, है ना? ये वाली चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी सबके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन उपस्थित होगी सिवाय एक को छोड़कर, वो है आप लोगों का क्या? मोनेरा। मोनेरा के अंदर नहीं होती। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आखिरी वाला जो है ना वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्या है ये? आपसे बोला है कि भाई ये न्यूट्रिशन कहाँ कहाँ से लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि जब हम पोषक तत्व की बात करते हैं, जब हम पोषण की बात करते हैं, तो हमें पता लगा कि जो मोनेरा होते हैं ना वो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या हो गया? ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या हो गया? बताओ देखें, ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। अच्छा इंग्लिश, हिंदी? अब हिंदी वाले कहेंगे दीदी हिंदी बता दो। चलो तो चलो सुनो, अब हम पोषण की विधियों की बात करते हैं तो हम सभी को पता है कि जितने भी मोनेरा होते हैं ना वो तो स्वपोषी होते हैं, और वो स्वपोषी होते हैं, और इसके अलावा कुछ जो है वो मृतोपजीवी और जो है वो परजीवी भी होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी? लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा के अंदर सारे के सारे स्वपोषी हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। फंजाई कभी भी स्वपोषी नहीं होता। फंजाई कभी भी स्वपोषी नहीं होता। वो कैसा होता है फिर? तो फंजाई जो है वो सेप्रोट्रॉफिक होता है। ये आप लोगों ने बहुत बार क्वेश्चंस की फॉर्म में भी पढ़ा होगा कि सेप्रोफिटिक, या फिर आप इसे हेटेरोट्रॉफिक भी कह सकते हो, कि फंजाई वाला जो वर्ग है वो हेटेरोट्रॉफिक होता है, या फिर आप इसे किस नाम से जान सकते हो? आप इसे पैरासाइटिक भी कह सकते हो, आप इसे सेप्रोफाइटिक भी कह सकते हो। यानी कि ये हर प्रकार से अपना न्यूट्रिशन लेता है ना? सेप्रोफाइटिक, हेटेरोट्रॉफिक, सड़ी गली। अब भाई जिसके पास खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो वो मरी हुई चीजों से अपना न्यूट्रिशन लेगा, वो गोबर से अपना न्यूट्रिशन लेगा, वो हर चीज से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और वो कौन है? फंजाई। और मैंने कितनी बार एग्जाम में रात में जो 9 बजे एसएससी पर क्लास होती है ना, मैंने वहां पर भी पढ़ाया है कितनी बार कि सेप्रोट्रॉफिक कौन होता है, हेटेरोट्रॉफिक कौन होता है, और कह दो कि बात समझ में आ गई। अच्छा, प्लांट के पास खुद का खाना है तो प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक की तरह काम करता है, और हम मनुष्य हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि किसी और पर निर्भर होते हैं। और कह दो कि बात समझ में
आ गई, कह दो फटाफट से। चलो अब देखो, आपसे पूछा जाता है ना कि 5 किंगडम थियरी किसने दी थी, बोलो पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता। ये लो, ये यहां से आया क्वेश्चन कि R.H. विहेटकर जो थे, R.H. विहेटकर ने जो है वो 5 किंगडम थियरी दी, और आपसे 5 जगतों के नाम पूछे जाएंगे। तो आपको पता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। जब जीवन का निर्माण हुआ, जब पहली बार जीवन की उत्पत्ति हुई, तो हमें सबसे पहले मोनेरा जगत के जानवर मिले, फिर वो थोड़े डेवलप हुए प्रोटिस्टा में, फिर वो और डेवलप हुए फंजाई में, फिर और डेवलप हुए प्लांट में, और प्लांट के बाद में जो आया वो था एनिमेलिया। हम मनुष्य का निर्माण, और एनिमेलिया में मनुष्य सबसे आखिर में बना। तो हम मनुष्य तो सबसे आखिरी वाले जीव हैं, हम तो नए जीव हैं, हम तो डेवलप्ड जीव हैं। और कह दो की बात समझ में आ गई। बोलो देखिए फटाफट से, कब बनाया था क्लासिफिकेशन? 1969 के अंदर जो है इस क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया। अब तुम्हें एक चीज याद होगी, बोलो क्या मैडम, क्या याद होगी भाई, है ना? अब मैं बताती हूँ कुछ चीजें कि भाई क्या क्या हमसे कहाँ से कैसे कैसे पूछा जाता है। आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ प्रोकैरियोटिक का कोई एग्जाम्पल बताओ। तो देखो प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन कौन आता है? प्रोकैरियोटिक में आता है बैक्टीरिया। पहली चीज तो प्रोकैरियोटिक सेल कहाँ पर पाई जाती है? मोनेरा के अंदर पाई जाती है। मोनेरा के अंदर कौन कौन आ रहा है? देखो बैक्टीरिया आ रहा है। फिर कौन कौन आता है? देखो नील हरित शैवाल आ रहा है। बोलो हाँ कि ना? फिर उसके बाद में मैडम कौन आ रहा है? साइनोबैक्टीरिया आ रहा है। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया जिसे हम नील हरित शैवाल कहते हैं, बैक्टीरिया हो गया, यू बैक्टीरिया हो गया, आर्के बैक्टीरिया हो गया, ये तो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? ये तो आपके प्रोकैरियोटिक में आते हैं। प्रोकैरियोटिक में कौन आता है? मोनेरा के अंदर जितने भी जीव हैं वो सारे प्रोकैरियोटिक हैं। फिर आपसे क्या पूछा गया कि बहुकोशिकीय, जैसे कि स्पायरोगायरा किसका एग्जाम्पल है? आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्पायरोगायरा जो है वो शैवाल का एग्जाम्पल है। क्लेमाइडोमोनास किसका एग्जाम्पल है? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये किसका एग्जाम्पल है? शैवाल का। शैवाल जिन्हें हम क्या कहते हैं? एल्गी के नाम से जानते हैं। शैवाल जिन्हें हम क्या कहते हैं? एल्गी के नाम से जानते हैं। तो देखो हर एक लाइन में क्वेश्चन बसा हुआ है। और फिर बच्चे कहते हैं कि दीदी कौन सी किताब खरीदें? इस किताब से खूबसूरत, इस किताब से महत्वपूर्ण, इस किताब से बेहतर किताब कुछ नहीं हो सकती। ये वही किताबें हैं जो तुमने तुम्हारी स्कूल टाइम में पढ़ी, लेकिन बस ध्यान से नहीं पढ़ी। और कह दो कि दीदी बात समझ में आ गई। कह दो फटाफट से, कह दो कि बात समझ में आ गई है। बोलो देखिए फटाफट से। आ गई बात समझ में? तो पहले थम्स अप करो। बात समझ आ गई तो थम्स अप करो फटाफट से। हाँ जी, चलिए जी, चलिए अब आगे देखो क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। तो अब हम लोगों ने ये कहा कि भाई देखो क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है? बताओ कवकों की कोशिका भित्ति कहाँ काय की बनी होती है? बोलो पूछते हैं कि नहीं पूछते? बोलो कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पूछते हैं कि नहीं पूछते? तो क्या लिखा है देखो, है ना, कि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। बोलो हाँ कि ना? फिर पूछते हैं कि प्लांट्स की सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो तुम कहोगे सेल्यूलोज की बनी होती है। बोलो हाँ कि ना?
अरे हाँ या ना तो बोलो भाई कि हाँ दीदी बात तो सही है। फिर आपसे क्या पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है मोनेरा जगत के अंदर किसको रखा गया है, मोनेरा किंगडम के अंदर किसको रखा गया है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उन सबको हम लोगों ने मोनेरा के अंदर रखा हुआ है। फिर आपसे पूछा जाता है मोनेरा के अंदर जो है वो यूनिसेल्युलर आते हैं कि मल्टीसेल्युलर आते हैं। सीधी सिंपल सी बात है, यूनिसेल्युलर आएंगे, एक कोशिकीय आएंगे। अब एक बढ़िया बात बताऊं तुमसे, बोलो दीदी बताओ, बोलो भाई बताओ, मैं एक एक प्रश्न पढ़ा रही हूँ, अब ध्यान दे लेना। क्या लिखा है, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जिन्हें पहले पादपों के अंतर्गत शैवाल में रखा गया था, पैरामीशियम और अमीबा जगत में रखा गया था के साथ रखा गया है जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। मैडम नहीं समझ आया, पक्की बात है, मुझे पता है कि तुमको नहीं समझ आया, लेकिन अब यहाँ समझो क्या यहाँ पर बोला जा रहा है। भाई इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बोली गई है ना कि देखो क्या कितना इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर बोली जा रही है और तुम ना पढ़ नहीं पाते हो। आपसे क्या पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी एल्गी है जिसमें तो सेल वॉल पाई जाती है और कौन सी ऐसी एल्गी है जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। पहले तो ना जितने भी बच्चे हो सेशन को लाइक कर दो। ये लाइनें एक एक लाइनें अपने अपने आप में क्वेश्चंस है। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखो यहाँ पर बोला जा रहा है फॉर एग्जाम्पल द क्लेमाइडोमोनास एंड द स्पाइरोगायरा वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप फंजाई एंड द ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट थ्रू दे आल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कंपोज्ड, है ना। द फंजाई हैड काइटिन, अभी आ गया ना कि भाई फंजाई के अंदर फंजाई जो है वो काइटिन का बना हुआ है। फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है, एंड ग्रीन प्लांट्स हैड अ सेल्यूलोस्टिक सेल वॉल, ये पढ़ा दिया मैंने। अब जो मेन बात थी उसे सुनो, देखो क्या लिखा है, किंगडम प्रोटिस्टा हैज, देखो जो लाइन अभी मैंने पढ़ी इस लाइन से क्या क्वेश्चन बनेगा, क्या यहाँ पर लिखा है कि किंगडम प्रोटिस्टा हैड ब्रॉट टुगेदर द क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, है ना, ईयरली प्लेस देयर एल्गी विद इन द प्लांट्स बोथ हैव द सेल वॉल्स। आपसे पूछा जाएगा कि किस किस के अंदर जो है वो कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो आप कहोगे क्लेमाइडोमोनास और कोलेरा के अंदर, विथ पैरामीशियम एंड अमीबा which they earlier placed in the animal kingdom which lacked the cell wall। तो भाई आ गई ना बात सीधी सीधी, क्या बात आई दीदी, यही तो बात आई है भाई साहब कि आपके पास में पहली बात तो कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जो है वो किस में रखे गए हैं, वो प्रोटिस्टा जगत में रखे गए हैं, है ना। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, उनके अंदर क्या पाया जाता है, उनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से सेल वॉल किसके अंदर पाई जाती है, तो आप कहेंगे क्लेमाइडोमोनास में, है ना, और क्लोरेला के अंदर। तो सेल वॉल किसके अंदर पाई जा रही है, क्लेमाइडोमोनास और कोलेरा के अंदर। लेकिन अगर आपसे ये पूछें कि भैया किसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जा रही, तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है पैरामीशियम और अमीबा। अब कह दो कि दीदी बात समझ में आ गई, है ना। दीदी हिंदी में क्यों नहीं लाती, बहुत 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 पिटोगे यार तुम लोग। अभी ये अंग्रेजी में मैंने बाद में पढ़ाया है, पहले मैंने हिंदी में ही दिखाया है। मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं पता होता, तुम बस बोलना चालू कर देते हो, कोई रियलिटी नहीं पता। 2 सेकंड पहले आऊंगी, 2 सेकंड पहले आके और कुछ भी बोल देंगे हम। देख तो लो पहले कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं, और इंग्लिश पढ़ाने से पहले हिंदी पढ़ा रही हूँ, पर नहीं बोलना है। हम फ्री में भी भैया एहसान करके पढ़ेंगे तुमसे, यही बात है। पढ़ना तो वैसे भी नहीं है, ये गलत बात है भाई। हर किसी को भी तुम कुछ भी ब्लेम कर देते हो, कुछ भी बोल देते हो यार तुम लोग। फ्री में भी इनको ऐसा है कि नहीं ऐसे करो वैसे करो, है ना। तो हमने यहाँ पर कहा कि किस किस के अंदर जो है, अच्छा ओनली हिंदी में पढ़ाओ। क्यों भाई, इंग्लिश वालों ने क्या किया है, दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं ना। देखो क्या यहाँ पर कहा जा रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कहा, हमने कहा कि पैरामीशियम और अमीबा की अगर मैं बात करती हूँ तो दोनों को हम लोगों ने जो है वो किसके अंदर रखा गया है, दोनों के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। ये बात तुम्हें समझ में आ गई क्या, तो ये वाली चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण की, जिसे हम मोनेरा कहते हैं। तुम लोग कितने कितने टाइम से मेरे से पढ़ रहे हो, पहले तो ये बताओ कि दीदी मैं 1 साल से पढ़ रहा हूँ, दीदी मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ, दीदी मैं 6 महीने से पढ़ रहा हूँ आपसे, दीदी मैं 4 महीने से पढ़ रहा हूँ आपसे, दीदी मैं 10 दिन से पढ़ रहा हूँ, और दीदी मेरी पहली क्लास है। सब अपना अपना टाइम पीरियड बताओ कि दीदी मैं इतने टाइम से पढ़ रहा हूँ आपके साथ। फटाफट बताऊँ, फिर देखो तुम्हें फायदा होगा वो बताती हूँ, है ना। चलो देखो फटाफट से, इतनी मेहनत कर रही हो तुम, पूरे दुनिया में घूम जाओ, तुम्हें कोई एनसीईआरटी पढ़ा नहीं रहा ऐसे। आज तक पढ़ी भी है क्या तुमने एनसीईआरटी ऐसे? अब मैं पढ़ा रही हूँ, उसमें भी भैया एहसान करते हैं कई लोग,
क्या बताऊं मैं। और तुम ज्यादा दांत मत निकालो, तुम लोग भी ऐसा ही करते हो। अब देखो कई 1 साल से पढ़ रहे हैं, कई 6 महीने से, कई 2 महीने से, कोई 3 महीने से पढ़ रहा है ना, है ना। चलिए कोई 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 10 दिन से पढ़ रहा है, चलो ठीक है। तो 2005 से, बेटा मैं 2005 से पढ़ा रही थी क्या? गजब हो भाई गजब, झूठे। चलो अब सुनो, तो भाई ज्यादा लोग अभी आए हैं जो 2-2, 3-3 महीने के हैं, है ना। अब मेरी बात सुनो तुम, मैंने 2-3 महीनों में तुमने ये तो पढ़ ही लिया होगा मेरे से, है ना, ये मेरे से तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा कि मैंने कहा था कि अगर किसी भी बैक्टीरिया के आगे बैसिलस लिखा हुआ दिख जाए, किसी भी बैक्टीरिया के आगे यदि बैसिलस लिखा हुआ दिख जाए, तो मैं उन्हें कहूंगी, आप उन्हें कहोगे कि वो रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं, वो रोड शेप यानी छड़ाकार बैक्टीरिया होते हैं। फिर मैंने तुम्हें ये कहा था कि किसी भी बैक्टीरिया के आगे विब्रियो शब्द दिख जाए तो कह देना कि वो कोमा शेप बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि विब्रियो कॉलेरी। और मैंने कहा था कि हेजा का बैक्टीरिया कोमा शेप होता है, बोलो याद है कि नहीं है। मैंने ये भी बताया था कि किसी भी बैक्टीरिया के आगे स्पाइरुलिना दिख जाए तो यानी कि सर्पिलाकार बैक्टीरिया उसकी स्ट्रक्चर है। किसी भी बैक्टीरिया के आगे बैसिलस शब्द दिख जाए तो भैया छड़ाकार बैक्टीरिया है। और किसी भी बैक्टीरिया के आगे कोकाई शब्द दिख जाए तो वो गोलाकार बैक्टीरिया होता है। तो दीदी बैक्टीरिया की भी स्ट्रक्चर होती है? हाँ, बैक्टीरिया की भी स्ट्रक्चर होती है। और बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं लाला? बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बैक्टीरिया? बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं? बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत, कोई शक, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? तो हमने कहा कि वी हैव 4 टाइप ऑफ बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया कौन से किंगडम में आता है? सो वो वी ऑल नो वेरी वेल कि हमारे पास जो मोनेरा किंगडम है उसके अंदर बैक्टीरिया आता है। चलो अब इस बात को थम्स अप कर दो। जो पहली बार पढ़ रहे हो वो अब लिखते चलो साथियों, लिखते चलो, भूल जाओगे। तुमने अपने आप को शक्तिमान समझा है क्या कि जो तुम्हें याद रह जाएगा? लिखते चलो, है ना, अपनी स्पीड को बढ़ाओ, लिखने की स्पीड को बढ़ाओ। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत में आते हैं। आपसे पूछा जाता है मोनेरा जगत में कौन बैक्टीरिया किस में आते हैं? हमने कहा मोनेरा जगत में आते हैं। चलो पहला क्वेश्चन तो हमें यहाँ से मिल गया। फिर आपसे पूछा जाएगा कि छड़ाकार बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? आपसे पूछा जाएगा गोलाकार बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? आपको पूछा जाएगा, देखो क्या लिखा है, स्फेयर शेल जो होगा, स्फेरिकल जो होगा वो कोकस होगा, गोलाकार जो होगा वो कोकस होगा। रॉड शेप यानी छड़ाकार बैक्टीरिया को बैसिलस के नाम से जानते हैं, जैसे कि माइक्रोबैक्टीरियम बैसिलस, है ना, या फिर बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस। इस तरह से हम काफी सारे नाम देखते हैं। कोमा शेप जो बैक्टीरिया होता है उसको हम विब्रियो के नाम से जानते हैं, है ना, याद करो विब्रियो कॉलेरी। और जो सर्पिलाकार होता है उसे हम स्पाइरुलियम के नाम से जानते हैं। और कह दो कि दीदी बात समझ में आ गई। देखो भूलना नहीं है और बार बार रिवाइज करोगे तो एकदम बढ़िया। तुम्हें कह रही हूं ना, मैंने आज के कुछ महीनों पहले ये वादा किया था कि साइंस से तुम्हें प्यार करवा के मानूंगी, है ना। दुनिया में कोई और किसी चीज से प्रेम हो या ना हो, पर हम तो विज्ञान से जरूर तुम्हें प्रेम हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान ऐसा सब्जेक्ट है ना जो अंदर से आदमी को कॉन्फिडेंस जगाता है कि यार अपन ही भगवान है। नहीं, इतना तो नहीं करवाता, है ना, लेकिन ऐसा फील आता है कि यार अपनों को आता है, अपनों को दुनिया के बारे में पता ही है कि अपने आसपास में क्या ही चल रहा है। क्या बोलता रे बिड़ू, अपन सही बोल रहे लाए क्या? बोलो फटाफट से। कल बच्चे बोल रहे थे मैडम महाराष्ट्र की लैंग्वेज बोल के बताओ, हैं? चलो बताओ फटाफट से। 12th की बायो के बारे में कोई पूछ रहा है तो बेटा मैं ना ऐसे ही टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ। अभी मैंने इस क्लासिफिकेशन के पहले पॉलीमर पढ़ाया था और तुम्हें पता होना चाहिए कि पॉलीमर में जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था वो 12th क्लास की एनसीईआरटी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी का आखिरी चैप्टर था, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं 11th नहीं पढ़ा रही, मैं 12th नहीं पढ़ा रही, है ना, मैं 9th नहीं पढ़ा रही, मैं सब मिक्स करके पढ़ा रही हूँ ताकि तुम्हें ना कभी ज्यादा, कभी इजी, कभी कम ये सब लगे। चलो जी चलो रे बीड़ू, आगे क्या हो रहा है रे लाइव? चलो आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं अपन को कि भाई संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, तुमने अभी देखा। अच्छा, हमें यहाँ पर जो मेन चीज देखनी है वो ये है कि ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, है ना, प्रकाश संश्लेषी होकर ये ऑटोट्रॉफिक तो होते ही हैं, बाकी ये क्या करते हैं, केमिकल मतलब स्वपोषित तो ये होते ही हैं। तो ये वाली चीज भी आप लोगों को यहाँ पर जो है वो ध्यान रखनी है। ओके,
गॉट इट। नाउ अनदर क्वेश्चन। अब हम बात कर रहे हैं आर्के बैक्टीरिया के बारे में। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आर्के बैक्टीरिया के बारे में। आपसे बहुत बार बहुत जगह पर आर्के बैक्टीरिया के बारे में पूछा जाता है कि आर्के बैक्टीरिया क्या होता है ना। ये वाली बात हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो आर्के बैक्टीरिया क्या है, फिर ऐसे ही हम लोग और बैक्टीरियाज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तुमसे पूछा जाएगा कि जो ठंडी जगहों पर रहते हैं बैक्टीरिया उन्हें क्या कहते हैं। जो सॉल्टेड एरिया में रहते हैं उन्हें हम हेलोफी के नाम से जानते हैं। जो गर्म झरनों में रहते हैं उसे हम थर्मोएसिडोफिलस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? थर्मोएसिडोफिलस के नाम से। लिख लेना, गर्म झरने वाले बैक्टीरिया को थर्मोएसिडोफिलस कहते हैं। और जो कच्छ क्षेत्र दलदल वगैरह में पाए जाते हैं उनको मैथेनोजन के नाम से जानते हैं। याद करो कि मवेशी की आंत में भी मैथेनोजन नाम का बैक्टीरिया हुआ करता था। कहो देखिए बात समझ में आई कि नहीं आई है। तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत पुराने हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कठिन से कठिन जगह पर रहने का प्रयास करते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो गर्म झरनों से लेकर ठंडे झरनों तक, है ना, जानवरों की आंतों से लेकर दलदल वाले एरियाज तक भी पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि गर्म झरने वालों को क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे जो है थर्मोएसिडोफिलस कहते हैं। कच्छ क्षेत्र वाले को मैथेनोजन कहा जाता है। आ गई बात समझ में? अब मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, पूछूं क्या? बोलो देखिए फटाफट से। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि गाय भैंस की आंत में क्या पाया जाता है, तो आपको यहाँ से वो क्वेश्चन आया था कि गाय भैंस की आंतों के अंदर या जानवरों के अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है। तो देखो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैथेनोजन बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? मैथेनोजन। और ये सारे बैक्टीरिया किसके एग्जाम्पल की बात है? ये आर्की बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं। कि अगर मैं हेलोफिलस की बात करती हूँ तो सॉल्टेड एरिया के अंदर, हॉट स्प्रिंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो थर्मोएसिडोफिलस प्रेजेंट होता है। अगर मैं बात कर रही हूँ कच्छ एरियाज यानी कि मार्शी एरिया के बारे में, उसे मैथेनोजीनस के नाम से जानते हैं। ये वाली चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। और हमने यहाँ पर कहा कि सेवरल रूमिनेट्स एलिमेंट्स सच एज काउ एंड बैफलोज दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग द मीथेन। और वो मीथेन क्यों जो है वो प्रोड्यूस करती हैं? क्योंकि उनकी गट के अंदर मैथेनोजन नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। और कह दो कि दीदी बात समझ में आ गई। देखो ऐसा है, नाम तो याद करने पड़ेंगे। अब दीदी इसमें कोई घोल पील कर पला नहीं सकते तुमको कि तुम नाम याद ना कर लो, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है रेले बाबा, है ना, करना ही पड़ेगा तुमको। ठीक है। और बात ऐसा है कि याद तुमको करना है तो भाई करत करत अभ्यास के जड़ मत होए सुजा, रसरी आवत जावत है, सिल पर पड़त निशान, बार बार कोशिश करनी ही पड़ेगी, है ना। देखो ऐसा होगा निखिल, कई क्वेश्चन साइंस में, कई चीजें साइंस में बहुत आसान होंगी, कई चीजें होंगी जो जिनके नाम के कारण वो हमें मुश्किल लगेगी। लेकिन कोशिश जब कोई चीज मुश्किल लगे तो उसे क्लास के बाद में वापस पढ़ लेना, इतनी तो बात है ना, इतना टेंशन काहे को लेने का। सही बोलता है ना। अरे पंगा काहे को लेने का, सही बोलता और टेंशन काहे को लेने का, सही बोलता। अब पता है तुम्हारे से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? तुमसे पूछा जाता है कि वो कौन से बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर जो है वो कठोर कोशिका भित्ति का निर्माण जो है वो किया जाता है। आपसे ये पूछा जाता है, ठीक है ना। चलो बोले तो तुम्हारी खोपड़ी में रहेगा क्या, है ना, तुम्हें अपनी खोपड़ीच में ये डाल लेनी बात है कि तुम्हें जब कोई चीज समझ नहीं चाह रही हो तो तुम्हें उस चीज को बार बार पढ़ने का, क्या बोलता बिड़ू, बार बार पढ़ने का। गॉट इट। चलो अब आगे बात करते हैं, अब चुप हो जाता है, अब हिंदी में बात करते हैं। हमारे यू बैक्टीरिया और वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति से होती है। ऐसे बैक्टीरिया जो कि बहुत कठोर होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल बहुत कठोर है बैक्टीरिया, उनको हम लोग क्या, उनके पास एक फ्लैजिला है ना, एक कशाभिका है, तो उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है वन फ्लैजिला। एक तो उनके पास फ्लैजिला है, वो चलायमान होते हैं, है ना, और इसके अलावा उनके पास कठोर कोशिका भित्ति
कॉल्ड रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि हमारे पास में एग्जाम्पल भी है साइनोबैक्टीरिया। और मैंने बहुत बार बताया है कि साइनोबैक्टीरिया इच ब्लू ग्रीन एल्गी है। बोले तो साइनोबैक्टीरिया ही ब्लू ग्रीन एल्गी है। क्या रे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भैया ब्लू ग्रीन एल्गी ही साइनोबैक्टीरिया है और साइनोबैक्टीरिया ही ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये किसके एग्जाम्पल है? यू बैक्टीरिया का। यू बैक्टीरिया में एक कशाभिका यानी कि एक फ्लैजिला पाया जाता है। ये चलायमान होते हैं क्योंकि इनके पास फ्लैजिला है। इस बात का तुमको ध्यान रखना है। हमें समझ आ रहा है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस करेगी। अब तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ कि भाई हरे प्लांट्स के अंदर कौन से टाइप का जो है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट है? तो आप कहेंगे क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। आप क्या कहेंगे? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। आप क्या कहेंगे बेटा? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। बोलो, देखिए बात समझ में आ गई क्या? क्लोरोफिल में भी कौन सा टाइप है? क्लोरोफिल ए। मोहम्मद जी क्या बात हो गई बेटा, मुझे बताओ, क्या समझ नहीं आ रहा? देखो मैं एक एग्जाम्पल दिया है, मैं आज फिर से एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक कहानी सुनाती हूँ। आप जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप जिस मार्केट में आप पढ़ते हैं, मार्केट का मतलब ये हो गया कि आप जिस शिक्षा जगत की बात कर रहे हैं, भारत का एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं था जैसा आज पाश्चात्य संस्कृति या अंग्रेजों ने आने के बाद में हमारे भारत के जो है एजुकेशन सिस्टम की हालत खराब कर दी। तो सबसे पहला नुकसान जो हमें हुआ वो हमारा अंग्रेजों ने किया। दूसरा, हमारे लिए हमारे ही लोग बागी हो गए कि जैसे कि इस मार्केट में तुम्हें जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं कह रही मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं नहीं कह रही बेटा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं मानती हूँ मैं नहीं हूँ, है ना। लेकिन मेरा एक ही मकसद है। मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ, मेरे से नहीं समझ आ रहा, पड़ोसी से पढ़ लो, तो उससे पड़ोसी से पढ़ लो, इधर से पढ़ लो, उधर से पढ़ लो, जिससे भी पढ़ना है पढ़ लो, मत पढ़ो मेरे से। मेरे को एक ही चीज चाहिए और वो है तुम्हारा सिलेक्शन, है ना। मैंने आज तक अपने मुंह से कभी ये नहीं कहा कि तुम सिर्फ मेरे से पढ़ो। बता दो, देखिए आज तक कहा हो तो? मैंने आज तक तुम्हें कभी ये कहा हो कि सिर्फ साइंस ही पढ़ो क्योंकि साइंस से ही सिलेक्शन होगा? नहीं कहा मैंने ये कहा कि जो तुम्हें नहीं आता तुम वो पढ़ो। साइंस आती है मत पढ़ो। मैं पेड बैच में बच्चों को कहती हूँ कि तुम्हें अगर साइंस आती है ना, मत टाइम खोटी करो साइंस में, वो सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दो जो तुम्हें नहीं आता। अब क्या है कि मैं तुम्हें या तो आसान प्रश्न पढ़ाकर या छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने प्रश्न पढ़ाकर, है ना, और तुम्हें राजी कर दूं कि भाई साहब अरे यही आता है यार, यही पढ़ लो तुम, है ना। या तो मैं ऐसा कर रहा हूं। अगर मैं ऐसा कर लेती हूँ, जो कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो तुम्हें पता है क्या होगा? तुम्हें ऐसा होगा कि अरे कितनी अच्छी मैडम है, मैडम की पढ़ाए सारे प्रश्न हमें आ जाते हैं, अरे वाह 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 वाह। अगर कोई आदमी तुम्हें हर दिन टॉफी चॉकलेट दे रहा है तो तुम्हें कितना अच्छा लगेगा ना, अरे यार कितना अच्छा आदमी डेली डेयरी मिल्क सिल्क देके जा रहा है ना। और लेकिन एक आदमी तुम्हें डेली करेला देकर जा रहा है तो तुम कहोगे कितना गंदा आदमी है, करेले को फेंक दोगे। अब ये बताओ कि सही मायने में तुम्हारे लिए भला आदमी कौन था? वो जो तुम्हें डेयरी मिल्क सिल्क देकर जा रहा था, या वो जो तुम्हें करेला देकर जा रहा था? एट द एंड तुम डेयरी मिल्क सिल्क खा के तुम्हारी बर्बादी होनी है ना, डेली खाओगे। और तुम अगर डेली करेला खाओगे तो तुम्हारा स्वस्थ रहेगा ना शरीर। अगर मैं तुम्हें सीधी एनसीईआरटी से इस तरह से पढ़ा रही हूँ तो तुम्हें आज बड़ी बुरी लग रही हूँ मैं, हाँ मैडम आपका कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ये कोशिश नहीं कर रहे हो कि यार कड़वा करेला खाने से मेरे को फायदा है, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम समझ रहे हो बात? मैं अगर तुम्हें सीधा साक्षात्कार करा रही हूँ कि भाई साहब ये देखो यहाँ से प्रश्न आते हैं, तुम्हें मैं बुरी लग रही हूँ। अभी मैं तुमको बहुत छोटे मोटे क्वेश्चन दे दूंगी, अरे पढ़ो रे यार बढ़िया है, तो तुम ये कह दोगे कि अरे नीरज मैडम कितनी अच्छी। अभी नीरज मैडम क्यों खराब है? क्योंकि नीरज मैडम वो काम कर रही है जो कोई नहीं कर रहा। कौन ऐसे सामने प्रॉपर इतनी मेहनत कर रहा है, एक एक लाइन को में से हाईलाइट कर रही हूँ, कौन कर रहा है? घूम जाओ ना चारों तरफ, कौन कर रहा है? पर तुम्हें मैं बुरी लग रही हूँ, क्यों मैडम? समझ नहीं आ रहा क्यों? क्योंकि नीरज मैडम वो कड़वा करेला खिला रही है जो एक्चुअली में तुम्हें सिलेक्शन देगा। पर तुम्हें तो डेयरी मिल्क सिल्क से मतलब है, खाओ भाई, करो डायबिटीज, फिर हम क्या करें? इसलिए मैं बुरी लग जाती हूँ। अब तुम्हारी इच्छा है भैया, तुम्हें अपना जीवन देखना है या फिर तुम्हें वही उसी मार्केट के उस लुभावने, उस चकाचौंध भरी दुनिया में रहना है जिसके अंदर, अब मैं क्या ही बोल दूं, बाकी तुम्हारी इच्छा है यार। बहुत बहुत सीधा सा है। और मूर्ख तुम हो,
क्योंकि तो वो जब लोगों को पता लगेगा कि अरे ये बच्चे तो चॉकलेट देने वाले से खुश है, तो सब तुम्हें मीठी गोलियां देंगे। इसीलिए लोगों ने ना कड़वा करेला खिलाना बंद कर दिया। बोले अरे यार कोई कड़वा करेला खिलाएगा तो इनको बुरा लगेगा, तो सब तुम्हें मीठी गोलियां दे रहे हैं। पर अगर तुम इसी तरीके से मेरे साथ भी बिहेव करोगे, नहीं आओगे डेली, नहीं पढ़ोगे डेली, तो भाई मैं भी थोड़े दिनों में मीठी गोलियां दूंगी, फिर क्या कर लूं। और मेरी सबसे बड़ी आदत खराब है, मैं साफ बोल रही हूँ तुमको, सही बोल रही हूँ तुमको, सच से वाकिफ करा रही हूँ, पर तुम लोग ही हो कि तुम सच से वाकिफ होना ही नहीं चाहते। अरे एक दिन परेशानी आएगी, 2 दिन परेशानी आएगी, 1 महीना परेशानी आएगी, लेकिन उसके बाद में तुम्हें इतना अच्छे से समझ आने लगेगा। बस ये चीज तुम्हें समझ नहीं आती। अब तुम बुद्धिमान हो, तुम्हें क्या करना है बाकी तुम्हारी इच्छा है। और अगर ये काम इतना आसान होता तो फिर सब करवा रहे होते ना, सिर्फ मैं ही क्यों करवा रही हूँ। ऐसे हर कोई पढ़ा रहा होता, सिर्फ मैं ही क्यों पढ़ा रही हूं। अगली बात हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई नीलहरी शैवाल भी कहते हैं और ये प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर, आपसे पूछा जाएगा साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं? जी हाँ, यूनिसेलुलर होते हैं। इनके पास में फिलामेंट्स होते हैं? बिल्कुल हाँ होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये मरीन होते हैं, ये जलीय समुद्री जीव होते हैं। और ये क्या है? एक प्रकार की शैवाल है। तो इसमें एक लाइन से न जाने कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक लाइन से न जाने कितने सारे प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। दैट इज द होल थिंग्स। और फ्री में और पढ़ा रही हूँ, फिर भी तुम लोगों को वैल्यू नहीं है ना। अब देखो आपसे कितनी बार नॉस्टॉक के बारे में पूछा गया कि नॉस्टॉक क्या है। बोलो, देखिए आपसे नहीं पूछा जाता कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, पर्यावरण के लिए कौन से जो है वो बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया अच्छे बैक्टीरिया हैं, है ना। देखो क्या लिखा है, नॉस्टॉक और एनाबिना पर्यावरण के नाइट्रोजन को किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, टेटेरोसिस्ट नाम की विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर देते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि टेटेरोसिस्ट नाम की कोशिकाएं किसके अंदर पाई जाती है। नया प्रश्न मिला कि नहीं मिला? तो आप कहोगे टेटेरोसिस्ट नाम की कोशिकाएं नॉस्टॉक एनाबिना जैसे बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है। हिंदी इंग्लिश सेम है, लिखो कि नॉस्टॉक और एनाबिना। अब तुम्हारा हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आए वो भी इसी में होगा, और सरल से सरल क्वेश्चन आए वो भी इसी में ही सॉल्व हो जाएगा। तो नॉस्टॉक और एनाबिना जो है, जो बैक्टीरिया है, उनके अंदर स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसे हम टेट्रोसिस्ट कहते हैं, और वो और वो इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को फिक्सेशन के लिए होती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए होती है। उनके अंदर क्यों वो कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि उनके पास में टेट्रोसिस्ट पाई जाता है। और कह दो कि दीदी बात समझ में आ गई, कह दो भाई, कह दो। अब देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी है, लिखा है कि रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया जैसे अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीडाइज करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर जैसे पोषक तत्वों को भी रिसाइकिल करते हैं, रीयूज करते हैं। रिसाइकिल बोलेंगे तो बेहतर है। परपोषी बैक्टीरिया बहुत सारे पाए जाते हैं। देखो लेग्यूम प्लांट याद है तुमको? लेग्यूम प्लांट के बारे में मैंने क्या बताया था? हाँ, अभी इंग्लिश भी बता दूंगी। लेग्यूम प्लांट के बारे में क्या बताया था, अभी इंग्लिश भी बता दूंगी। याद करो लेग्यूम प्लांट्स के बारे में हम लोगों ने क्या कहा था। देखो हम क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पर देखो तुम, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है, इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, अभी तुम इंग्लिश में भी देख लो, है ना। देखो कि सम ऑफ दीज द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड टेट्रोसिस्ट। और यहाँ पर बोला है कि नॉस्टॉक एनाबिना, है ना, ये हो गया आपके पास में। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हेमोसिस्टेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एज इज नाइट्रोजन, नाइट्रेट्स एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज द एनर्जी of the ATP production. They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, like phosphorus, like iron and sulfates. Heterotrophic bacteria जो परपोषी हैं, है ना, they most abundant in the natural, मतलब नेचर में वो पाए जाते हैं, चारों तरफ घूम घूम के अपना पेट भरते हैं। लेग्यूम प्लांट के बारे में बताती हूँ। लेग्यूम प्लांट होते हैं दालों वाले पौधे। लेग्यूम प्लांट क्या होते हैं लाला? दालों वाले पौधे। दालों वाले पौधे लेग्यूमिनेसी फैमिली में आते हैं, इसलिए उन्हें लेग्यूम प्लांट कहा जाता है। इनकी जड़ों के अंदर बताओ क्या पाया जाता है? इनकी जड़ों के अंदर बताओ भाई क्या पाया जाता है? लेग्यूम प्लांट की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन की सहायता होती है। कुछ बैक्टीरिया जो रोगजनक भी होते हैं वो तो आपको पता ही है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन किस प्लांट में होता है ये आपसे पूछा जाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो किस प्लांट में होता है? तो हम सभी को पता है
कि किसके अंदर होता है बताओ, देखिए फटाफट से। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन लेग्यूम प्लांट में होता है। लेग्यूम प्लांट दालों वाले पौधे हैं। अब बताओ, देखिए हमें एक और चीज पता लग गई, नोस्टॉक और एनाबिना वाली, है ना? बोलो देखिए फटाफट से। ऐसे ही देखो बेटा, मेहनत करोगे आज मुश्किल लगेगा। आपसे पूछा जाता है माइक्रोप्लाज्मा याद है क्या? सबसे छोटी कोशिका होती है। आपसे पूछा जाएगा माइक्रोप्लाज्मा तो प्रोटिस्ट मोनेरा के अंदर आते हैं ना, तो क्या माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल पाई जाएगी क्या? तुम बताओ, क्या माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल पाई जाएगी? ये माइक्रोप्लाज्मा ही होते हैं, ये माइक्रोप्लाज्मा ही होते हैं जो कि बेसिकली क्या कहलाते हैं बेटा? ये माइक्रोप्लाज्मा ही जो है वो कोशिका भित्ति, इनको ही हम लोग जो है वो क्या कहते हैं? जोकर सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये अपनी स्ट्रक्चर बदल लेते हैं। क्यों बदल लेते हैं? क्योंकि इनके अंदर ना सेल वॉल नहीं होती। मैडम बैक्टीरिया में होती है लेकिन इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, नहीं होती इनके अंदर। मैडम ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर भी हो रहा था तो इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, नहीं होती लाला इनके अंदर। ये वाली सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है और कह दो कि बात समझ में आ गई। अभिषेक, उत्तम, कृष्णा, लखवीर, जिद्दी, सुजाता, सावी, अभिषेक, बोलो देखिए फटाफट से। देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल बिल्कुल नहीं पाई जाती। दीज आर स्मॉलेस्ट सेल, है ना? ये वाली चीज ध्यान रखनी है। और ये ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकती है। आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सी ऐसी सेल है जो विदाउट ऑक्सीजन भी सरवाइव कर जाती है। सो यहाँ पर लिखा है कि द माइक्रोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट लिविंग सेल नॉन कैन सरवाइव विदाउट ऑक्सीजन, completely lack of a cell wall. The many mycoplasma are the pathogenic in a plant and animal. और ये पादपों और जानवरों के लिए रोगजनक भी होते हैं, ये रोग पैदा करते हैं। मजा आया आज की क्लास में? सच्ची सच्ची बताओ, और कितना % समझ आया? अगर 20% भी समझ आ रहा है ना बेटा, आप सही रास्ते पे हो। मैं बार बार एक बात कहती हूँ, मैंने कभी अपने आप को तुम्हारी मैडम जैसे शब्दों से अपने आप को नहीं बोला। मैंने यही कहा कि यार मैं तुम्हारी बड़ी दीदी की तरह अपने आप को तुम्हारी बड़ी दीदी समझकर, तुमको मेरे छोटे भाई बहन समझकर, मेरी एक बहन है छोटी, मेरा एक भाई है छोटा, और मैं दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार करती हूँ तो उन दोनों से करती हूँ। और कहते हैं ना कि किसी इंसान के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो, वो दो हैं। पता नहीं उनको इतना वैल्यू होगा कि नहीं होगा, लेकिन एज ए बड़ी बहन मैं बहुत उन्हें प्रेम करती हूँ। तो मुझे पता है कि मैं किस लेवल का प्यार करती हूँ उन लोगों को। वैसा ही मैं तुम्हें समझती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर उनके साथ गलत होगा तो मुझे बुरा लगेगा ना। यहाँ पर मैं इसलिए तुम्हें कहती हूँ कि मुझे दीदी बोलो। क्यों? क्योंकि यार तुम भी तो मेरे छोटे भाई बहन हो ना। तुम्हारे साथ कुछ गलत करूंगी ना तो मेरे लिए अन्याय होगा। मैं खुद अपने लिए बहुत बड़ा पाप सर पे लूंगी। मैंने बहुत लोगों को अगेंस्ट जाके ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया। मुझे पता है बच्चों को मजा नहीं आएगा स्टार्टिंग में, लेकिन मेरे छोटे भाई बहन ना उस बात को समझेंगे यार कि दीदी एफर्ट्स क्यों लगा रही है। मेरे को कितना आसान होता, मैं क्वेश्चन लाती, टिक लगाती, आगे बढ़ जाती। बहुत आसान होता है ये काम करना यार। ये करवा क्यों रही हूँ? ताकि तुम्हें रियलाइजेशन हो कि हमें कैसे पढ़ना होता है। मैं आज पढ़ रही हूँ, आज पढ़ा रही हूँ, पता नहीं कल का कुछ नहीं पता, पर मैं ये पढ़ाकर तुम्हें ये समझा पाऊंगी कि पढ़ना कैसे होता है। पढ़ना क्या क्या है हर शख्स बता देगा, लेकिन पढ़ना कैसे है ये नहीं बता पाते लोग, और इसी वजह से हम सेलेक्ट नहीं हो पाते यार, है ना? शायद इतनी सी बात है। और समझो इन सेशंस की वैल्यू समझो, इन सेशंस की इंपॉर्टेंस समझो। मैं बस इतना सा कहूंगी, है ना? ठीक है राज, मैं भेज दूंगी। ठीक है, चलो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको थोड़ा कम समझ आया वो एक बार वापस से सेशन को डबल स्पीड में करके सुनना, तुम्हें अच्छा लगेगा, है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नए बच्चे, और सेशन को लाइक कर लेना। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं काली दिख रही हूँ, मैं गोरी दिख रही हूँ, मैं अच्छी दिख रही हूँ, मैं नहीं दिख रही। अपने भाई बहनों के सामने सुंदर दिखूं, काली दिखूं, तुम मुझे वैसा ही अपनाओगे, है ना? हम किसी से प्रेम करते हैं, हमारी माँ कैसी भी हो, हमारे पिता कैसे भी हो, हमारे भाई बहन भी कैसे हो, कोई बात कार्य रंग से फर्क नहीं पड़ता, अच्छे बुरे से फर्क नहीं पड़ता। मुझे दिख रहा है कि मेरे बच्चों को ये दिखना चाहिए, है ना? तो ये चिंता मत करो, मेरे को नहीं फर्क पड़ता इन चीजों से कैसी दिख रही हूँ। इंसान दिल से मन से अगर शुद्ध है, मन से अगर आप सच्चे हो ना, मन से अगर आप खूबसूरत हो, तो मुझे पता है ये बच्चे ना बहुत प्यार करेंगे। तो चिंता मत करो कि काली गोरी दिख रहे हो मैडम, है ना? थियोरी पढ़ते हैं एनसीईआरटी, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बस यही बात प्रूफ करने में लगी हूँ कि भाई साहब
अगर आप सर्वश्रेष्ठ और बेहतरीन बुक्स की तलाश कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली एनसीईआरटी को पढ़िए। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे भी एग्जाम्स होते हैं, तमाम प्रकार के प्रश्न सभी के सभी जो है वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो इस बात का आप लोग खासा ध्यान रखें। और इसी के साथ ही एक बार मुझे मैसेज कर दीजिए कि आप आ चुके हैं क्या, वॉइस क्लियर है क्या, एक बार कॉमेंट दिखा दो। चलिए, तो ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो देखो मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ कि भाई हमने कहा वर्गीकरण, और हमने लास्ट सेशन में काफी सारी चीजों के बारे में बात की थी कि कैरोलस लीनियस नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बेसिकली द्विनाम पद्धति की जो है वो शुरुआत की, मतलब 2 किंगडम द्विजगत प्रणाली की जो है वो उन्होंने शुरुआत की थी। सबसे पहले तो ये वाली बात ध्यान रखना, अपने दोस्तों को, मित्रों को, ठीक है, सके संबंधियों को, व्यवहारियों को, सबको बुला लाइए। बिल्कुल लाइव चल रही है क्लास, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हमने देखा था कि कैरोलस लीनियस जी जो थे उन्होंने बेसिकली द्विनाम पद्धति की शुरुआत की। बहुत ही अच्छी बात है भैया, कर दी। इसके बाद में हमने देखा था कि भाई मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ऐसे करके 5 किंगडम हमारे पास में थे। और अगर हम इन 5 किंगडम की बात करते तो जिसके अंदर मोनेरा जो था उसके अंदर बैक्टीरिया को रखा गया था। मोनेरा जो था उसके अंदर बेटा किसको रखा गया था, बैक्टीरिया को रखा गया था। उनको भेजो, ये काम करवाना है, अभी बुलाओ फोन करके। चलिए, तो ये वाली चीज आप लोगों को यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलिए जी, चलिए, नमस्ते, नमस्ते जी, की हाल है थोड़े? ओके जी, ओके। तो अब हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई ये तो बात कर लिया। कॉपी पेन लेके बैठ चुके हो ना? कॉपी प्लीज पेन लेके बैठ जाना, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का और पढ़ाने का, है ना। अब देखो मैंने यहाँ पर इन्हीं सेशंस के अंदर हम लोगों ने कल जो है वो और भी काफी सारी चीजों के बारे में बात की थी कि जो प्रकाश संश्लेषण, देख बहुत भयंकर सर्दी हो रही भाई, हम मर जाएंगे यहाँ पे, बता दे रहे हैं। कुछ लगवा दो, ये कागज रखे वो लगवा दो भले, तो मर जाएं। तो दोस्तों अब ऐसा है कि अब इसी पे बात आ गई है कि बस मर ही जाएंगे सर्दी से। किसी दिन क्लास ना हो तो सोच लीजिएगा टपक गई मैडम, ठीक है। चलिए करवा दीजिए, हालत देखो। चलो, तो हम लोगों ने यहाँ पर ये कहा कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। तो भैया जब हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की, तो प्रकाश संश्लेषण कौन नहीं करता? जिसके पास खाना नहीं होगा। खाना किसके पास नहीं है भाई? फंजाई। तो हमारी जितनी भी फंजाई होती है ना वो बेसिकली फोटोसिंथेसिस नहीं करती हैं। इस चीज का भी आप लोगों को यहाँ पर जो है वो खासा ध्यान रखना है। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट हम लोगों ने कल की ही क्लास में पढ़ लिया था कि भाई 5 किंगडम थियरी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। और अगर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया की बात की तो हमने ये भी देखा कि किसके अंदर सेल वॉल होती है, हमने ये भी देखा कि किसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है ना। ये सारी चीजों के बारे में बात कर ली, ठीक है। किसी दिन पढ़ाते पढ़ाते ऐसा लग रहा है कि निकल लिए, तो ऐसे दुखी मत होना, सोचना मैडम सर्दी से निकल ली है ना। कई लोग गर्मी से चले जाते हैं, मैडम सर्दी से निकल ली है। और मजेदार बात की मैडम गर्मियों में सर्दी से निकल ली है, हो सकता है। बिल्कुल आएंगे भाई, चैप्टर डेफिनेटली आएंगे, ये बात का भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नहीं, पैरामेडिकल के लिए देखो ऐसा है कि अगर आप सिर्फ एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हो तो पढ़ लो, बाकी पैरामेडिकल जैसे एग्जाम को पास करने के लिए पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा डेप्थ में बायो, डेप्थ में केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। फिजिक्स तो आती नहीं है उसके अंदर, तो ये वाली बात है। जय हिंद जी, साहिल जी, अब कॉपी पेस्ट नहीं करो, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या कह रही हूँ, अब मैंने ये भी कह दिया है ना, मैंने ये कहा कि साइनोबैक्टीरिया। तुम बताओ कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो किसके अंदर आते हैं? साइनोबैक्टीरिया जिसे हम नील हरित शैवाल कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया इज अ पार्ट ऑफ मोनेरा। साइनोबैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ मोनेरा। साइनोबैक्टीरिया का अनदर नेम जो है वो क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी होता है ना। ये बैक्टीरिया से ही सम्मिलित रूप रखते हैं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। टॉपिक वाइज ही पढ़ा रहे हैं अजय भाई साहब, टॉपिक वाइज ही पढ़ा रहे हैं। ये सब हम पढ़ा चुके थे, मैं बस ये वाली बात तो रिवाइज करवा रही हूँ। आपसे पूछा जाए कि क्लेमाइडोमोनास, तो आप कहेंगे क्लेमाइडोमोनास इज एन एग्जांपल ऑफ एल्गी। आपसे पूछा जाएगा स्पाइरोगायरा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पाइरोगायरा इज एन एग्जांपल ऑफ एल्गी, और कह दो कि बात समझ में आ गई जी, आ गई। मैं आपसे जो है वो बातें कम करूंगी, क्योंकि जब मैं थियरी पढ़ाती हूँ तो अपना पूरा फोकस होता है कि जो पढ़ा रही हूँ उसी पे ही काम किया जाए। मोनेरा के अंदर हम लोगों ने इस तरीके से, हमारे पास में 4 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। हमने बोला था कि राउंड शेप जो है, राधा दास भाई बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और आप बिल्कुल देखिए कि सबका अपना अपना वो है जीवन जीने का तरीका, है ना। कोई देखे ज्ञान हर कहीं से मिलता है, हम जरूर लेते हैं। आपने हमें इस बात के सक्षम समझा, इस बात के लायक समझा, हमें अच्छा लगा, पर प्लीज अब कॉपी पेस्ट मत करो, है ना।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राधावंश श्री हरिवंश। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कोकाई, गोलाकार जो होता है उसे कोकाई कहते हैं, छड़ाकार जो होता है वो बेसिलाई होता है ना। अगर हम बात करते हैं स्पाइरल शेप की तो उसे हम लोग स्पाइरुलिना नाम के बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। और कोमा लाइक बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? तुम लिखोगे कि कोमा जैसी संरचना आती है तो उस बैक्टीरिया का क्या नाम होता है, उस बैक्टीरिया का क्या नाम होता है। अब हम बात करेंगे कि भैया आर्के बैक्टीरिया क्या होते हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में भी पढ़ा दिया था कि आर्के बैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऐसी ऐसी परिस्थितियों में रहने के लिए जो है वो ऐसी ऐसी परिस्थितियों में रह सकते हैं जहाँ पर सामान्य जीव नहीं रह सकते, सामान्य माइक्रो ऑर्गेनिल भी नहीं रह सकते, चाहे वो ठंडे ठंडे झरने हो, चाहे ग्लेशियर हो, चाहे वो आपके जो है वो गर्म झरने का पानी हो। जैसे गर्म झरने के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोएसिडोफिलस। लिख लो, ये कल भी पढ़ाया था, मतलब लास्ट क्लास में पढ़ाया था, थर्मोएसिडोफिलस। बहुत फास्ट चलते हो तो ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसको मैं फास्ट नहीं पढ़ाऊं तो क्या मतलब, फिर ये सब पढ़ा चुकी हूँ मैं तो रिवाइज कर रही हूँ। आपसे पूछा जाएगा कि यू बैक्टीरिया में कितने फ्लैजीला पाए जाते हैं, तो ये भी मैं लास्ट सेशन में पढ़ा चुकी थी कि यू बैक्टीरिया के अंदर कितने फ्लैजीला होते हैं। यू बैक्टीरिया के अंदर लिख दो कि दीदी एक फ्लैजीला होते हैं, है ना। ये बात सारी चीजें हम लोग इसके अंदर मेंशन कर चुके थे, ठीक है। हमने ये भी कहा था कि इनके पास में जो है वो क्या पाई जाती है, इनके पास में एक जेली जैसा। अच्छा, यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ पढ़ाना तो तुम लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा जाता है कि नॉस्टॉक और एनाबिना क्या करती हैं। ये मैं पढ़ा चुकी थी कि नॉस्टॉक और एनाबिना जो है वो बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है। नॉस्टॉक और एनाबिना इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया। लिखो, नॉस्टॉक और एनाबिना इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और ये किसकी मदद से नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनके पास स्पेशल प्रकार की सेल है जिसे टेटेरोसिस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे टेटेरोसिस्ट के नाम से जाना जाता है। लिख लो, नॉस्टॉक और एनाबिना इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया। और ये क्या करते हैं? ये फोटो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल। द नेम इज टेटेरोसिस्ट। इज इट क्लियर? और कह दो कि दीदी बात समझ में आ गई है। चलो जी चलो, अब ये सारी चीजें तो मैंने तुम्हें पढ़ा दी थी। अब आज से मैं शुरू कर रही हूँ वो चीज पढ़ाना जो मैंने तुम्हें जो है वो पिछली क्लास में नहीं पढ़ाई। हम आखिरी बात जो पिछली क्लास में पढ़े थे ना लाला, वो ये थी कि माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा आपको पता है कि भैया ये जो है वो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं। यार मैं सीधा सीधा लिख रही हूँ सत्या, मैं हिंदी इंग्लिश को कवर कर रही हूँ कि माइक्रोप्लाज्मा विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव कर लेते हैं। माइक्रोप्लाज्मा विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव कर लेते हैं। माइक्रोप्लाज्मा विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव कर लेते हैं। कह दो हाँ दीदी, दे आर स्मॉलेस्ट सेल। ये सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं। बताओ एकता, होती है कि नहीं होती है बेटा? तो ये सारी चीजें हमने देख ली थी। और माइक्रोप्लाज्मा जो होते हैं ना वो जनरली क्या करते हैं? माइक्रोप्लाज्मा जो है वो बीमारियां पैदा करते हैं, चाहे इंसानों के अंदर हो चाहे जानवरों के अंदर हो। ये क्या करते हैं? ये बीमारियां पैदा करते हैं। इनके पास सेल वॉल नहीं पाई जाती, इनके पास सेल वॉल नहीं पाई जाती, इनके पास सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है, कल का क्लास, कल तो संडे था, कल तो क्लास हुआ ही नहीं था, है ना। चलो अब देखो, सुनो मेरी बात। ये किसका एक डायग्राम है? ये किसकी डायग्राम तुम्हें दिखाई दे रही है? ये किसकी डायग्राम? ये मैं दिखाई दे रही हूँ, ये मैं बता रही हूँ। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन से किंगडम में आता है? बैक्टीरिया कौन से किंगडम में आता है दीदी? बैक्टीरिया तो आता है मोनेरा में। अच्छा जी, तो बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या होता है भाई? ये एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक का मतलब अनडेवलप्ड सेल। तो इसके पास कहने को सिर्फ एक राइबोसोम होगा, कहने को इसके पास में डीएनए होगा, इसके पास में सेल वॉल होगी और इसके पास सेल। तो ये देखो, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, है डीएनए। डीएनए भी ऐसा नहीं है ऐसे ही फैल रहा है, ऐसे ही तैर रहा है, ऐसा डीएनए पाया जाता है। आप कभी रिप्लाई नहीं करती हो। रुचि नाम है आपका, रुचि पूछो भाई। अब देखो बेटा, मेरे को दिखते हैं क्वेश्चन, दिखते हैं नाम, तो मैं पढ़ लेती हूँ। अब ऐसे अचानक से तो मेरा ऐसा कोई वो नहीं है तुमसे, है ना, बैर नहीं है कि भाई तुम ऐसा सोचो कि भाई मैडम ऐसा करती हैं वैसा करती हैं। आप लोगों ने, कितने लोगों ने मेरे मुंह से कभी भी ऐसा सुना हो? जायगोट शब्द सुना है तुम लोगों ने? जायगोट सुना है तुमने? युग्मनज, आज सुबह जो 10 बजे ALP वाली क्लास होती है, मैं वहां पर भी आज जायगोट वायगोट के बारे में पढ़ा रही थी।
देखो हम सेकंड किंगडम के पास चलते हैं। आप मेरा कमेंट नहीं देखते हो, आप मेरा कमेंट नहीं देखते हो, मेरा कमेंट नहीं देखते हो। अच्छा पंछी देख लिया अब। हाँ जी अब सुनो तो सही मेरी बात यार, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। पहली बात तो टिक के बैठो। अब से शुरू कर रही हूँ वो चीज जो नई है, जो आज के सेशन के लिए है, जो आज शुरू करने जा रहे हैं। जो टिक के बैठेगा वो अच्छे से पढ़ पाएगा। डायनोफ्लैजिलेट के बारे में बहुत बार पूछा जाता है ना। किसके बारे में लाला? डायनोफ्लैजिलेट के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, आपने बहुत बार एग्जाम में सुना होगा डायनोफ्लैजिलेट्स के लिए। तो क्या होते हैं ये डायनोफ्लैजिलेट्स, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर अपनी साइंस को बहुत प्यार से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, तो देखो टिक कर तो बैठना पड़ेगा। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम प्रोटिस्टा जगत के बारे में बात करेंगे। हम किसके बारे में बात करेंगे लाला? हम प्रोटिस्टा जगत के बारे में बात करेंगे। हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करेंगे, है ना। पहला किंगडम हमने कौन सा देखा था? मोनेरा। मोनेरा के अंदर कौन आ रहे थे? बैक्टीरिया। और कौन आ रहे थे? साइनोबैक्टीरिया। और कौन आ रहे थे? आर्के बैक्टीरिया। और कौन आ रहे थे? यू बैक्टीरिया। ये सारी चीजें हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर देख ली थी, है ना। अब देखिए हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा के बारे में हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक बार जो है वो हम लोग पढ़ लेते हैं कि भैया क्या क्या चीजें हैं। क्या लिखा है कि पहली बात तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटिस्टा में कौन कौन आते हैं। तो प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर आते हैं। कौन आते हैं? यूनिसेल्युलर, यानी कि जिनके पास एक कोशिका होती है। हिंदी इंग्लिश लिख रही हूँ साथ में, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लिख लो कि प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर, है ना। और वो जबकि यूनिसेल्युलर तो है लेकिन वो यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का मतलब है ऐसी सिंगल कोशिकाएं हैं जो कि डेवलप्ड है। तो जितनी भी सिंगल कोशिकाएं लेकिन डेवलप्ड कोशिकाएं होंगी वो सारी की सारी प्रोटिस्टा में रखे जाएंगी। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है, यूनिसेल्युलर और सिंगल कोशिकाएं प्रोटिस्टा में रखी जाएंगी। दूसरी बात इन्होंने क्या बोल दी? दूसरी बात इन्होंने बोल दी कि इनके पास में क्या होता है, ये जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये वाली चीज भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि डायनोफ्लैजिलेट्स आर एग्जाम्पल ऑफ, तो आपको ध्यान रखना है कि डायनोफ्लैजिलेट्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ। ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा यूग्लिनॉइड, आप कहोगे प्रोटीजोआ। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल होते हैं। तुम्हें इंग्लिश में देखना है, तुम इंग्लिश में देखो। द ऑल सिंगल सेल, क्या लिखा है? द ऑल सिंगल सेल, और वो भी कौन सी? यूकैरियोटिक्स आर प्लेस्ड इन द प्रोटोजोआ। पहली चीज तो हम लोगों ने ये देख ली। फिर इसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हम लोग यहाँ पे अगली बात के बारे में बात कर रहे हैं। देखो हमने क्या बोला? डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, है ना, स्लिम मोल्ड्स यानी कि अवकंप कवक, और प्रोटोजोआ अंडर प्रोटिस्टा। प्रोटोजोआ तो आप लोगों को नाम सुना होगा ना, प्रोटोजोआ में तो प्लाज्मोडियम आता है। याद करो, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। याद आया? तो प्रोटोजोआ में प्लाज्मोडियम आ गया, आपका अमीबा आ गया, है ना। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके? आपके प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है। फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ा। उज्जवल चले जाओ, चले जाओ। मैनू नहीं आती है फ्रेंच लैंग्वेज, है ना। मैनू नहीं आती है फ्रेंच लैंग्वेज, थोड़े चले जाओ जी भाई, चले जाओ। अपनों को आती ही नहीं है, फालतू की बातें करते हो तुम लोग। आधे बच्चों को तो बकवास करा लो बस। उज्जवल ऐसे तुम अपना ना रेपुटेशन खराब कर रहे हो भाई मेरे सामने, और कुछ नहीं है, अपनी इमेज खराब कर रहे हो, रेपुटेशन तो थी नहीं। आगे बात करें, प्राथमिक रूप से प्रोटोजोआ के सदस्य जलीय होते हैं। आपसे पूछा जाए कि प्रोटोजोआ कहाँ रहते हैं, तो आप कहोगे कि यार प्रोटोजोआ जो है वो जल में रहने वाले जीव हैं। तो लिखोगे आप कि भाई जलीय है। और क्या क्या होते हैं? और इनके अंदर एक केंद्रक होता है ना, इनके पास में न्यूक्लियस होता है। दे हैव न्यूक्लियस ऑल्सो, है ना। ये वाली चीज भी ध्यान रखनी है। और इनके पास में झिल्ली वाले अंग होते हैं। पता है झिल्ली वाले ऑर्गन, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर किसके अंदर नहीं होती? मोनेरा के अंदर तो मेम्ब्रेन वाले जो है वो ऑर्गेनिल नहीं होते, लेकिन प्रोटिस्टा के अंदर मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनिल होते हैं, है ना। प्रोटिस्टा के अंदर मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनिल होते हैं। अच्छा, एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद करो, एक फ्लैजिला पाया जा रहा था यू बैक्टीरिया में। बोलो हाँ कि ना। एक ही फ्लैजिला था ना उसके अंदर, एक ही फ्लैजिला था। फ्लैजिला को बोलते हैं कशाब। लेकिन प्रोटिस्टा के अंदर फ्लैजिला तो है ही है और साथ में पक्षमाभ भी है। अब देख लेते हैं भैया कि पक्षमाभ, है ना। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इनके पास में क्या क्या पाया जाता है। तो उनके पास में तो सिर्फ एक फ्लैजिला था, लेकिन इसके पास में क्या क्या है ये एक बार हम लोग जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है। तो कहाँ लिखा हुआ है देखिए, ढूंढो। तो द प्रोटिस्टा सेल, ठीक है, एक्वेटिक, द लिंक with a dealing, the plant, the wing, the eukaryotics, the membrane, the bound organelle, हाँ, सीलिया,
इनके पास में पक्षमाप को बोलते हैं सीलिया। तो क्या लिखा है, सम हैव फ्लैजिला और सीलिया, कुछ के पास सीलिया है, कुछ के पास फ्लैजिला है ना। देखो आपकी ये शरीर है, इस शरीर के अंदर आगे तंतु लगा हुआ है, ये तंतु मूवमेंट करा रहा है। किसी के पास 2 फ्लैजिला है। सीलिया क्या होते हैं, शरीर के ऊपर छोटे 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 ऐसे तंतु पाए जाते हैं। तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सीलिया के नाम से जानते हैं। तो ये बात लाला समझनी है, समझ में आ गया। तो ये वाली चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब भाई इनके शरीर के अंदर देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ मैं। एक बात बताओ, इनका शरीर यूनिसेल्युलर है, एक कोशिकीय है। अब उसी कोशिका से उनको खाना है, उसी कोशिका को उनको पीना है, उसी कोशिका से उनको जनन करना है। तो बताओ कि क्या उस कोशिका में नर और मादा अलग अलग होंगे? अरे नर और मादा अलग अलग होना तो दूर की बात है, नर और मादा जैसी चीज सोच भी नहीं सकते। तो क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे? क्या ये लैंगिक जनन करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। लैंगिक जनन नहीं करेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये अलैंगिक जनन करेंगे, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। बोले मैडम खाने पीने के लिए तो है नहीं। तो ये वाली चीज आप लोगों को यहाँ पर जो है वो ध्यान रखनी है। चलो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में कौन कौन से प्रोटोजोआज आते हैं। हमारे पास में कौन कौन से जो है ना वो प्रोटोजोआज आते हैं, ये वाली चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। तो क्राइसोफाइट्स, आपसे एक मैंने क्वेश्चन भी करवा रखा है कि क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं, या फिर क्राइसोफाइट्स किसके अंदर आते हैं। या तुम लोगों ने डाइएटम तो सुना ना, अभी मैंने क्या लिखाया, डाइएटम। याद करो मैंने डाइएटम पढ़ाया। डाइएटम्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ, डाइएटम्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ, डाइएटम्स आर एग्जाम्पल ऑफ। दीदी नींद आ रही है अब तो बहुत तेज। तो एक काम करो नवाब साहब, सो जाओ, क्योंकि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। जिंदगी में कभी भी नींद आ रही है वो भी सही टाइम पे, तो सोच लेना कि भाई साहब दुनिया की तमाम नकारात्मक शक्तियां आपको आपके एम से, आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाने के लिए आ रही है। मैं इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ। आपको गरुड़ पुराण के बारे में पता होगा, आप कभी गरुड़ पुराण पढ़ते हैं या सुनते हैं, आप कभी कोई ज्ञान की बात ले रहे हो, है ना। गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख है, वो बाकी तो सब मजाक की बात है ना। वो बाकी तो सब मजाक की बात है कि चलो गरुड़ पुराण में ये लिखा है, तुम नहीं पढ़ोगे तो ऐसे। लेकिन गरुड़ पुराण में ये लिखा है कि आप जब कभी भी ज्ञान की बात सुनोगे, आप जब कभी भी अपने जीवन के लिए हित वाली कोई बात पढ़ोगे, सुनोगे, या कोई कार्य ऐसा करोगे जिसमें तुम्हें उपलब्धि मिलेगी, तब इस दुनिया की तमाम नकारात्मक शक्तियां आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपके ऑरा के अंदर आएंगी और आपको उस टारगेट, उस एम से दूर करने की कोशिश करेगी। तुम कोई अच्छी चीज सुन रहे हो, तुम्हें नींद आएगी, ताकि तुम्हारी ये इंद्रियां जो हैं, ये जो नयन चक्षु हैं, ये जो कर्ण हैं, ये सारी ग्रंथियां रुक जाएंगी अपने आप। तो इसलिए तुम्हें नींद आती है। तुम पढ़ने लगते हो तब तुम्हें नींद आने लगती है। अभी तुम मूवी देखो, मूवी में तुम्हें नींद नहीं आएगी, है ना। और कोई ज्ञान वाली मूवी चला दो, ओपनहाइमर चला दी मैंने, जिसमें आपको बताया है कि न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बम कैसे बना है, तब तुम्हें नींद आएगी, समझ रहे हो। लेकिन ऐसे मैं चला दूं बढ़िया बढ़िया सी मूवी, किसकी चलाऊं, नोरा फतेही की चला दूं, तो तुम्हें देखो कोई % नींद ना आए। तो आप इस बात को समझिए कि यदि तुम्हें नींद के तुम जो है बिल्कुल आसक्त हो रहे हो, तो भाई आप ध्यान रखो कि आपकी दुनिया की तमाम नकारात्मक शक्तियां आप पे हावी हो रही हैं। आप उठो, मुंह धो के आओ, पानी पियो, थोड़ा मूवमेंट करो, अपने आप नींद उड़ाओ, लेकिन अपने लक्ष्य के बीच में किसी को भी मत आने दो। इस बात का ध्यान रखना। आपसे पूछा जाएगा क्राइसोफाइट। अब क्राइसोफाइट को इंग्लिश में भी क्राइसोफाइट कहते हैं और हिंदी में भी क्राइसोफाइट कहते हैं। तो क्राइसोफाइट्स इज एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोआ। क्राइसोफाइट्स किसके एग्जाम्पल होते हैं, प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल होते हैं। अभी तुमसे पूछे थे ना कि डाइएटम्स और डेस्मिड्स, है ना, डाइएटम और डेस्मिड्स जो है वो किसके अंदर आते हैं। अभी अभी बताया था डाइएटम्स आर एग्जाम्पल ऑफ ऑल्सो प्रोटोजोआ एंड डेस्मिड्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ। अब यहीं पे ही बताओ क्या लिखा है पास में, गोल्ड, सुनहरे शैवाल। क्या लिखा है, सुनहरे शैवाल। सुनहरे का मतलब क्या हो गया, गोल्डन एल्गी, है ना, ऐसा कहते हैं, है नहीं ये शैवाल, इनका नाम रख दिया गोल्डन शैवाल। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाएगा, लिख लेना, ऐसे लिखो पेपर में, मैडम नोट्स कैसे बनाए, ऐसे लिखो गोल्डन एल्गी, और गोल्डन एल्गी के आगे लिख लो डेस्मिड्स। तो आपको पता रहेगा कि डेस्मिड्स को हम लोग क्या कहते हैं, गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। ये हमने कहाँ पढ़ा, लिख लो कि ये हमने पढ़ा दीदी प्रोटोजोआ में। लिख लो कि दीदी ये हमने पढ़ा प्रोटोजोआ में। मैं बता रही हूँ इस क्लास से बनने वाले हर एक बच्चे के नोट्स इतने वैल्यूएबल हैं, इतने इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत। तो कॉपी पेन लेके बैठो और जिन जिन चीजों पे मैं टिक लगा रही हूँ वो लिखते चले जाओ। इससे खूबसूरत नोट्स तुम कभी नहीं बना पाओगे, किसी पुस्तक में नहीं बना पाओगे जो यहाँ से बनेंगे।
और जो नहीं टिक रहे हैं उनका तो भगवान ही राजी है भाई, क्या ही करेगा। आपसे पूछा जाएगा कि डाइएटम्स कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि डाइएटम्स या तो प्योर वाटर जो होता है उसमें प्रेजेंट होंगे या फिर सॉल्टी वाटर जो होगा उसमें प्रेजेंट होंगे, है ना। बस ये वाली चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रख लो। क्या ही लिखा हुआ है यहाँ पे, दे लिखा है कि दिस ग्रुप किसके अंदर, क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स आर एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोआ। दिस ग्रुप इंक्लूड डाइएटम्स एंड गोल्डन एल्गी, एंड गोल्डन एल्गी का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है डेस्मिड। दे आर फाउंड द फ्रेश वाटर या फिर मरीन एनवायरमेंट। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोटेड पैसिवली इन वाटर करंट। द प्लैंकटन, most of them are the photosynthetic। आपसे पूछा जाएगा कि क्राइसोफाइट्स सिंथेसिस करते हैं कि नहीं करते, तो बिल्कुल भाई करते हैं। इन डाइएटम्स द सेल वॉल फॉर्म द टू थिन ओवरलैपिंग शेल, है ना, विच फिट टुगेदर इन अ सोप बॉक्स। आपसे पूछा जाएगा कि साबुनदानी जैसी संरचना किसकी पाई जाती है, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि साबुनदानी जैसी संरचना किसके अंदर पाई जाती है। आपको लिखना है कि भाई साहब साबुनदानी जैसी संरचना डाइएटम्स की पाई जाती है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, डाइएटम में कोशिका भित्ति साबुनदानी जैसी होती है। लिख लो साबुनदानी जैसी। मैडम साबुनदानी जैसी कैसी भाई, यहाँ एक कोशिका भित्ति यहाँ है, एक कोशिका भित्ति यहाँ है, ऐसे ऐसे आपकी कोशिका भित्ति ने इसको जोड़ रखा है, ये साबुनदानी बन गई। अब साबुनदानी बन गई, अब इसको खोलेंगे तो देखो ये डाइएटम मिल गया। दिख रहा है क्या तुमको डाइएटम, दिख रहा है डाइएटम, ये रहा डाइएटम, है ना। तो ये साबुनदानी जैसी संरचना है, इसको खोलोगे आपको ये देखो डाइएटम मिलेगा, और ये रहा डाइएटम। और ये जो है वो किसके अंदर पाया जाता है, ये क्राइसोफाइट्स में आता है। और क्राइसोफाइट्स किसके अंदर आते हैं, क्राइसोफाइट्स आते हैं प्रोटिस्टा में। और इतनी बात समझ में आ गई तो कह दो कि दीदी बात समझ में आ गई। फिर आपसे पूछा जाएगा कि डाइएटम की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई है, तो तुम कहना कि डाइएटम की कोशिका भित्ति सिलिका की बनी हुई है। डाइएटम की कोशिका भित्ति के अंदर क्या होता है, सिलिका होती है। डाइएटम की कोशिका भित्ति में क्या होती है, सिलिका होती है। फिर आपसे पता है क्या पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि डाइएटम सॉल किसे कहते हैं, या फिर डाइएटम सॉइल किसे कहते हैं, या फिर डाइएटम मृदा किसे कहते हैं, है ना। ये आपसे पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि डाइएटम मृदा जो है, जब डाइएटम मर गए, अब मानो कि सिलिका की बनी हुई है, अब डाइएटम मर गए, डाइएटम तो इसके अंदर मर गए, लेकिन ये सिलिका का खोल तो खाली पड़ा है ना। तो तुम जैसे ही देखते हो तो सिलिका का खोल खाली है, अब ये डाइएटम तो मर गया लेकिन सिलिका पानी में तैर रहा है। तो कई बार क्या होता है, डाइएटम तो मर जाते हैं लेकिन उनकी जो वो साबुनदानी जैसी संरचना है वो पानी के अंदर मस्त फ्लोट करती रहती है। तो उसके जो अवशेष बचते हैं तो ऐसा लगता है पूरे मिट्टी समुद्र के किनारे पर ना वो पूरी तरह से बिछे होते हैं, तो हम उन्हें फिर डाइएटम मृदा के नाम से जानते हैं। मैडम आपकी क्लास में कुछ तो है, मजा आ जाता है, वाह वाह वाह। फिर बच्चे काहे नहीं आते, मजा आता है तो, हैं। चलिए अब आपसे पूछा जाएगा कि डाइएटम जो सॉइल होती है उसका यूज हम किस में करते हैं। डाइएटम की जो मृदा है उसका यूज हम किस में करते हैं, नेल पेंट लगाती है लड़कियां, हाँ उसमें करते हैं, है ना। पॉलिश करने में, तेलों में, सिरप में, इन सब के अंदर जो है वो क्या पाई जाती हैं, डाइएटम्स पाए जाते हैं। फिर से समझ लो, डाइएटम्स इज एन एग्जाम्पल। तो डाइएटम्स के अंदर क्या क्या है, डाइएटम क्राइसोफाइट्स के एग्जाम्पल होते हैं, क्राइसोफाइट्स प्रोटोजोआ में आते हैं, और डेस्मिड्स भी इसी का एग्जाम्पल है। ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। इनके पास जो सेल वॉल होती है वो बेसिकली सिलिका की होती है। सोप बॉक्स जैसी ये जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। डाइएटमियस अर्थ जिसे हम लोग कह रहे हैं वो आपके डाइएटम से बनता है। पॉलिशिंग के ये काम आ रहे हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल के ये काम आ रहे हैं, सिरप्स के काम आ रहे हैं। डाइएटम्स आर द शीप चीफ प्रोडक्ट ऑफ द ओशन। भाई हमारे शीप जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन होते हैं ओशन के। समझ में आ गया, बोलो देखिए बात समझ में आ गई तो थम्स अप कर दो। हमने किसके बारे में बात की, हमने क्राइसोफाइट्स के बारे में बात कर ली। हमने अभी किसके बारे में बात कर ली, क्राइसोफाइट्स के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट के बारे में, है ना। आपसे क्या पूछा जाएगा, डायनोफ्लैजिलेट। अभी हम कौन सा किंगडम पढ़ रहे हैं, आज के पहले कभी किसी वर्गीकरण को इस तरह से पढ़ा तुमने, पढ़ा कभी नहीं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा मैडम, नई नई चीजें सीखने मिल रही हैं। जिस कक्षा में, जिस क्लास में हर दिन कुछ नया मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने बच्चे आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं। अरे जिस क्लास में तुम्हें सीखने मिल रहा है ना हर दिन कुछ नया, भाई मान लो कि वो क्लास तुम्हारे लिए बहुत प्रभावशाली है।
और जिसको लग रहा है कि दीदी मजा नहीं यार, तो दीदी भी यहाँ पे कोई कपिल शर्मा शो करने तो आई नहीं है कि मैं तुम्हें हंसाती रहूं, मैं तुम्हारी नींदें उड़ाती रहूं। तो भाई तुम्हारी नींदें उड़ाने के लिए तुम सीसी फ्लाई को पकड़ो, क्योंकि सीसी फ्लाई स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करती है, याद करो, ट्रिप्रेनोसोमा के कारण ऐसा होता है। तो नीरज मैडम थोड़ी ना कोई सीसी फ्लाई है। चलो जी चलो, अब हमने कहा डाइनोफ्लैजिलेट, तो डाइनोफ्लैजिलेट किसका एग्जाम्पल है लाला? और जो टिक नहीं रहा ना वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इतनी अच्छी क्लास फिर नहीं मिलेगी, बाकी तुम्हारी इच्छा है। जिसको समझ नहीं आ रहा उसको रेगुलर आना पड़ेगा, मैं बस इतना कहूंगी। भाई डाइनोफ्लैजिलेट्स किसके अंदर पढ़ रहे हैं? प्रोटोजोआ के अंदर पढ़ रहे हैं। दीदी प्रोटोजोआ जो है वो किसके अंदर होता है? प्रोटोजोआ जो है वो प्रोटिस्टा के अंदर होता है ना। हम प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं। वो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर हम लोगों ने एक तो पढ़ा क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स के अंदर कौन आया? डायटम्स आए। अब डाइनोफ्लैजिलेट किसके अंदर आते हैं? वही प्रोटोजोआ किंगडम के अंदर आते हैं। ये वाली बात मैं आप लोगों को यहाँ पर कह रही हूँ। तो हमने कहा कि ये कैसे होते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं क्या वो फोटोसिंथेसिस करते हैं? जी हाँ, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इनका कलर कैसा होता है, तो आपको ध्यान रखना है येलो कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा, ब्राउन कलर का, ब्लू कलर का और रेड कलर का। ठीक है, तो ये 4-5 कलर का जो है वो आपके डाइनोफ्लैजिलेट्स जो है वो पाए जाते हैं। क्या तुम्हें डाइनोफ्लैजिलेट्स की संरचना देखनी है क्या तुम डाइनोफ्लैजिलेट्स को देखना चाहते हो क्या? कह दो कि हाँ दीदी देखना तो चाहते हैं, कह दो। तो पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, ये वाली, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट। कुछ इस प्रकार की डाइनोफ्लैजिलेट की संरचना दिखाई देती है। और ये किसके अंदर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके समुद्र के अंदर। ये किसके अंदर पाए जाते हैं? समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। ये वाली चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो मैडम इनके पास क्या सेल वॉल होगी क्या? हाँ बिल्कुल, इनके पास कोशिका भित्ति होती है। फिर मैडम इनकी कोशिका भित्ति, तो डाइनोफ्लैजिलेट की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? आपको ध्यान रखना है कि डाइनोफ्लैजिलेट की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इनकी सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। इज इट क्लियर? बोलो देखिए फटाफट से। आप लोग फ्लैजिला के बारे में पढ़ रहे थे, याद करो मोनेरा के अंदर कितने फ्लैजिला थे? दीदी एक था, याद आ गया दीदी। फिर क्राइसोफाइट्स के अंदर कितने थे? है ना, उसके पास फ्लैजिला थे भी और सिलिया भी थे। लेकिन ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स है, हिंदी इंग्लिश में सेम रहेगा। ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स है इनमें कितने फ्लैजिला होते हैं? दीदी 2 फ्लैजिला होते हैं। कितने फ्लैजिला होते हैं? दीदी 2 फ्लैजिला होते हैं। इस बात का ध्यान रखना। अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, है ना। क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो लाल डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ना, इनकी संख्या बढ़ जाती है। और जब इनकी संख्या बढ़ जाती है ना बहुत सारी, क्योंकि तो बहुत सारे कलर के होते हैं। मैं बाइलैंग्वेज पढ़ाती हूँ, 2 सेकंड पहले आकर ऐसा मत बोलो कि दीदी आप बाइलैंग्वेज नहीं पढ़ाती है। मेरे पास दोनों लैंग्वेज है, मैं एक लैंग्वेज का पैराग्राफ कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं दूसरे लैंग्वेज पे भी जाती हूँ। तो यार तुम ना आते ही ऐसे किसी इंसान को जज मत कर लिया करो, है ना। ये तुम्हारी आदतें खराब पड़ गई है हर इंसान पे ब्लेम फेंकने की, ठीक है। तो ये मैंने दोनों रख रखी हैं, तो फालतू गुस्सा मत दिलाओ। डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात कर रहे हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स पिगमेंटेड होते हैं। कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। इनके पास येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड कलर के होते हैं। इनके पास सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। इनके पास कितने फ्लैजिला होते हैं? इनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं। और कभी कभी क्या होता है, रेड फ्लैजिला जो है वो बहुत सारे बन जाते हैं। रहते कहाँ पर? ये समुद्र के अंदर रहते हैं। अब जैसे ही ये समुद्र के अंदर रहते हैं तो रेड फ्लैजिला जब बहुत सारे हो जाएंगे तो वो पानी में ना दिखने लगेंगे। तो पानी का कलर ऐसा लगेगा जैसे कि पानी का कलर कैसा हो गया? पानी का कलर रेड हो गया। समझ आया? लाल सागर जिसे हम कह देते हैं। फिर अब एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा कि रेड डाइनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल क्या है ना, बताओ देखें। तो रेड डाइनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल जो है वो क्या हो जाएगा? गोनेलेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर किसकी हम बात कर रहे हैं? लाल डाइनोफ्लैजिलेट की बात कर रहे हैं। और लाल डाइनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल क्या हो गया? गोनियालेक्स हो गया। क्या हो गया? गोनियालेक्स हो गया। तो रेड डाइनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल गोनियालेक्स। अब सिर्फ लाल ही डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में लिखा हुआ है तो ये प्रश्न तुमसे आ जाता है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। मिशन रेलवे, ठीक है जी ठीक है। आज फीवर आ गया था, सो गया था। मैम की क्लास, सपने में मैम की क्लास देख रहे थे, तुरंत आँख खुली। अरे वाह 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 वाह, ऐसे ही से कहते हैं डेडिकेशन। कल बहुत सारे बच्चे आए थे जिनका सिलेक्शन हुआ था यहाँ पर कामयाब सम्मान समारोह में। यार जब मैं उन बच्चों से मिली ना, मैंने कहा यार ये तो वही बच्चे हैं जो डेली अपने साथ क्लास पढ़ते हैं। एक दिन उन्हीं बच्चों में से छटकर कोई बच्चे होंगे जो हमारे कामयाब सम्मान समारोह में आएंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यहीं रह जाएंगे।
मैं कल जब बैठी थी उस सम्मान समारोह में, तब मुझे लग रहा था यार कितने सारे बच्चे पढ़ाते हैं, कितने सारे, और यहाँ पर कुछ ही बच्चे आ पाते हैं। यानी कि उस वहां से लेकर तुम यहाँ तक का सफर तय करना चाहते हो। यहाँ खड़े कल बहुत बच्चे थे हमारे साथ में, है ना, तो उस सफर के लिए यार इन लोगों ने कितनी मेहनत की होगी जो हमारे साथ खड़े थे। फिर मैं उस दिन कल यही सोच रही थी कि अगले साल फिर कामयाब सम्मान समारोह करेंगे, और मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे आए, और तुम जो फालतू की बकवास यहाँ पे करते रह जाते हो ना, वो यहीं रह जाओगे यार। यहाँ इस वहां से लेकर इस सफर तक आने में ना बहुत मेहनत लगती है, तुम सीरियस हो जाओ। मैंने आज के 3-4 महीने पहले ये बात कही थी कि मैं तुम्हें साइंस से प्यार करवा दूंगी, तुम मेरे साथ डेली जुड़ो, लेकिन तुम टिकते नहीं हो। मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, फिर तुम मेरे सामने हो ना, मैं चप्पल खोल के तुम्हारी पिटाई कर दूं एज अ बड़ी सिस्टर कि पढ़ काहे नहीं रहे हो, नोट्स काहे नहीं बना रहे हो, सेल्फ स्टडी काहे नहीं कर रहे हो। मैं इतना हक रखती हूँ अपना तुम पर, मैं ऐसा मानती हूँ कि तुम मुझे एज ए बड़ी दीदी ये भी करने की इजाजत दोगे कि मैं 1-2 तमाचे भी लगा दूं, किसी को मुर्गा और मुर्गी भी बना दूं कि तुम पढ़ते काहे नहीं हो। कभी कभी मन करता है कि सामने बिठाकर पढ़ाई करवाऊं, प्रॉपर हॉस्टल वाला वो देकर कि हाँ पढ़ो। कैसे सिलेक्शन नहीं होता, पढ़ोगे तो 100% सिलेक्शन होगा, पर ऐसी बकवास करते रहोगे तो फिर नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर कहा कि भाई यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, गोनियालेक्स। तो गोनियालेक्स किसका एग्जाम्पल है, गोनियालेक्स जो है वो एग्जाम्पल है आपके लाल रंग के डायनोफ्लैजिलेट का, लाल रंग के डायनोफ्लैजिलेट का, लाल रंग के डायनोफ्लैजिलेट का। बताओ कि डायनोफ्लैजिलेट किस किंगडम में आता है, बताओ कि डायनोफ्लैजिलेट जो है वो किस किंगडम को क्या बोलते हैं, जगत में आता है, बोलो। जो टिकेगा नहीं ना, बोलो डायनोफ्लैजिलेट किस में आता है। डायनोफ्लैजिलेट के बाद में पहला वाला कौन सा पढ़ा था, लिख लिया था क्या तुम लोगों ने, जिसे हम लोगों ने किस नाम से जाना था, डायनोफ्लैजिलेट तो हमने पढ़ लिया था, क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट के अंदर डायेटम आए और आपके पास में डेस्मिड्स आए, ठीक है। फिर उसके बाद में आए हमारे पास में डायनोफ्लैजिलेट, और अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको हम लोग किसका क्या बोलते हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल है यूग्लिनोइड का। पहला कौन सा था, क्राइसोफाइट, दूसरा कौन सा था, डायनोफ्लैजिलेट, तीसरा कौन सा था, यूग्लिनोइड। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, यूग्लिनोइड। एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि क्लास 3 बजे शुरू हो जाती है, 3 बजे आ जाया करो, आधे घंटे बाद आओगे तो फिर बहुत कुछ छूट जाता है, फिर बीच में से समझ नहीं आता। जो लेट आता है वो क्लास को पूरा देख लिया करो जो छूट गया। अब हम बात करें यूग्लिनोइड्स की। आपने नोटिस किया कि जितने भी प्रोटोजोआ थे, क्योंकि हमने 5 किंगडम के बारे में पढ़ा, मोनेरा हमने पढ़ लिया, अब मैं प्रोटिस्टा की बात कर रही हूँ। प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी प्रोटिस्टा थे वो सारे के सारे पानी में पाए जा रहे, यानी समुद्र में पाए जा रहे थे, है ना। और समुद्र के अलावा या तो वो समुद्र में भी सॉल्टेड वाटर में है ना, या तो शुद्ध पानी में और या फिर सॉल्टेड वाटर में। ये वाली चीज आप लोगों को यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो क्या मैंने बोला, क्राइसोफाइट के अंदर जो कोशिका भित्ति बनी हुई थी वो सिलिका की बनी हुई थी, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। जब मैं डायटम्स की बात कर रही थी तो उसकी कोशिका भित्ति सिलिका की बनी हुई थी। जब मैं डायनोफ्लैजिलेट पढ़ा रही हूं तो मैंने बताया कि उसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी हुई है। लेकिन अब मैं बात कर रही हूं यूग्लिनोइड की, तो यूग्लिनोइड की कोशिका भित्ति है नहीं, उसकी जगह प्रोटीन की एक परत होती है, और उस पतली परत को पेलिकल कहते हैं ना। मतलब ये मान लो कि प्रोटीन की एक परत होती है कोशिका भित्ति की जगह, और ये प्रश्न पूछा जाएगा। कोरिलेट करो कि वहां भी 2 कशाप थे, डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर भी 2 फ्लैजिला थे और यहाँ पर भी 2 ही फ्लैजिला हैं। वो भी फोटोसिंथेसिस करते थे और ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना। अब बात करते हैं कि लेकिन जब सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो ये पैरासाइट की तरह भी बिहेव करते हैं। जब सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो ये पैरासाइट की तरह भी बिहेव कर लेते हैं, और इसके बाद में जो है ये क्या करते हैं, ये जो है वो बेसिकली शिकार भी कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ, सुनो, बहुत ध्यान से सुनना और टिक कर बैठना। देखो मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ अगर आपसे कोई ये पूछे कि मनुष्य और पादप, है ना, नहीं मनुष्य नहीं, जानवर और पादप के बीच की कड़ी कौन है, मतलब कि द यूनिट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, तो जंतु और पादप के बीच की कड़ी कौन है, कि वो जो है वो प्लांट की तरह भी बिहेव करे और वो एनिमल की तरह भी बिहेव करे। तो आप लोगों को बोला यूग्लिनोइड्स, क्या बोला, यूग्लिनोइड्स, और यूग्लिनोइड्स के अंदर एग्जाम्पल आता है यूग्लिना का। किसका, यूग्लिना का। यूग्लिना एक ऐसा प्रोटोजोआ है
यूग्लिना एक ऐसा यूग्लिनॉइड है, यानी कि जो कि प्रोटिस्टा के अंदर आ रहा है ना। ये एक ऐसा है कि अगर इसको सूर्य का प्रकाश मिला तो ये फोटोसिंथेसिस कर ले रहे हैं भाई साहब, और स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉपिक की तरह बिहेव कर रहे हैं। अगर इनको सूर्य का प्रकाश नहीं भी मिला तो कहते हैं टेंशन काई को लेने का, सही बोलता। तो ये कहता बोले अरे कोई बात नहीं, सनलाइट नहीं आ रही तो मैं पैरासाइट की तरह बिहेव कर सकता हूँ, मैं दूसरों से खाना प्राप्त कर सकता हूँ। तो ये एनिमल की तरह दूसरों पे डिपेंडेंट भी है और ये प्लांट की तरह अपना खाना भी बना सकते हैं। तो मर्जी इसकी, ये जो है प्लांट की तरह खाना भी बना लेते हैं और ये एनिमल की तरह जो है ना, ये एनिमल की तरह जो है वो क्या कर लेते हैं, एनिमल की तरह भी जो है ये बिहेव कर लेते हैं। इसलिए इसको एनिमल, द यूनिट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, यानी कि ये पादप और जंतु कोशिका दोनों की तरह बिहेव करते हैं। और कह दो कि दीदी बात समझ में आ गई, बोलो देखिए फटाफट से। जो बच्चा ये कह रहे हैं ना कि वन लाइनर की तरह पढ़ाइए, तो भैया मैं आपको ये कहना चाहूंगी तुम्हारी आदत पड़ गई बहुत ही मेहनत नहीं करने की। वन लाइनर की तरह पढ़ा दूंगी, बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। अगर ये नहीं पढ़ोगे ना, वही बात है, मैं फिर वही एग्जाम्पल दूंगी कि कोई आदमी किसी परिवार को प्रॉपर मिलावट वाला दूध पिला रहा था, तो तब तक परिवार बहुत सही चल रहा था। एक दिन उस दूध वाले ने उस परिवार को बिल्कुल शुद्ध देसी गाय का दूध ला कर दे दिया। इतने सालों से जो परिवार मिलावट का दूध पी रहा था, उसको जिस दिन शुद्ध दूध मिला उसके पचा ही नहीं, पूरे परिवार को उल्टियां दस्त हो गई। क्यों? क्योंकि उनको आदत ही मिलावट पड़ने की है, पीने की है। वैसे ही तुम लोग हो चुके हो, तुम्हें कचरा पड़ने की आदत हो चुकी है। तुम जैसे ही ऑथेंटिक पढ़ने की बात आएगी, तुम्हारा दिमाग कहेगा अरे 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 ये नहीं पढ़ना अपनों को, अरे ये क्या पिल बता दिए हो, ये नहीं पढ़ना है, हमें तो वही कचरा पढ़ा दो। कोई ऑथेंटिक पढ़ाए ना तो तुम्हें बुरा लगता है। फिर अब तुम सोच लो तुम किस मानसिकता से परिपूर्ण हो। और आपसे यूग्लिना के बारे में ना पूछा जाता है। देखो ये जो आप लोगों को यहाँ पर चप्पल, ये वाली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, ये वाली पत्ती जैसी संरचना, दिस इज यूग्लिना। यूग्लिना किस में आता है? यूग्लिनॉइड में आता है। रहमत अली कल क्लास, संडे था लाला, कल क्लास नहीं हुई। पहली बात तो यूग्लिना यूग्लिनॉइड्स में आता है। यूग्लिनॉइड किस में आते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। प्रोटिस्टा क्या है? सेकंड नाम का सेकंड किंगडम है इसकी। ये पानी में रहते हैं, बोलो हाँ कि ना, बोले हाँ रहते हैं। इनके पास सेल वॉल नहीं है, लेकिन इनके पास जो सेल वॉल है वो प्रोटीन की बनी हुई है। तीसरी चीज की ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं और ये किसी और से भी अपना खाना ले सकते हैं। चौथी चीज की इट इज अ यूनिट बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। जैसे प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, वैसे यूग्लिनॉइड्स के अंदर भी जो है वो क्लोरोफिल होता है एज इट इज प्लांट। लेकिन ये प्लांट की तरह बिहेव कर रहा है, प्लांट नहीं है। ये एनिमल की तरह बिहेव कर रहा है, एनिमल नहीं है। बोलो कि दीदी बात समझ में आ गई, पर सेशन को लाइक नहीं किया तुमने, पर सेशन को लाइक नहीं किया तुमने। और कई बच्चे ऐसे कहना मैडम ऐसे पढ़ा दो, मैडम वैसे पढ़ा दो। मैडम आप इनके क्वेश्चन क्यों नहीं ले आती हो? तो सारा ही मैडम कर ले तो लाला तू क्या करेगा फिर तेरे लिए? अब इस पैराग्राफ से कितने सारे क्वेश्चन बन गए। अब इतनी बुद्धि तो तुम ही लगाओगे। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि अवपंक कवक है ना, अब ये क्या होता है भाई, है ना? अगर आप अवपंक कवक की बात करते हैं तो यूग्लिनॉइड्स तो हमने पढ़ लिया कि यूग्लिनॉइड्स के अंदर क्या क्या है। हम बात कर रहे हैं किसके में? स्लाइम मोल्ड्स। मोल्ड्स के बारे में सुना होगा तुम लोगों ने। तो बोला जा रहा है कि स्लाइम मोल्ड्स आर ए सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, द बॉडी हैव अलोन द डिकाइन ट्विन्स एंड द लीव्स ऑर्गेनिक मटेरियल। अभी देख लेते हैं भैया हम किसके बात करें, अवपंक कवक बोल दो या फिर स्लाइम मोल्ड्स बोल दो। अब जब हम मोल्ड्स के बारे में बात करते हैं तो ये भी प्रोटोजोआ के ही एग्जाम्पल होते हैं। प्रोटोजोआ क्या? प्रोटिस्टा का ही एग्जाम्पल होते हैं। मरे हुए प्रोटिस्टा इसे कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि जो ऐसे प्रोटिस्टा जो मरी हुई चीजों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। पहली बात तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं, पहली बात तो सेशन को लाइक करो, पहली बात तो सेशन को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सेशन हर दिन होता है रेलवे अड्डा 24/7 पर 3 बजे। ये सेशन डेली होता है रेलवे अड्डा 24/7 पर 3 बजे। तुम्हें मैं जानकर हैरानी होगी, मुझे पता नहीं लगा 40 मिनट हो गए क्लास चलते हुए। 40 मिनट मुझे अभी दिख रही हूं मैंने कहा अरे 40 मिनट हो गए, ऐसे चुटकियों में गया टाइम। वही बात है, जब मजा आता है ना पढ़ने में और पढ़ाने में तो समय का पता ही नहीं लगता। 40 मिनट हो गए क्लास को चलते। हमने कहा कि जो मरी हुई चीजों से अपना न्यूट्रिशन लेता है
वो वाला प्रोटिस्टा कौन है, उसे हम स्लिम वोट्स के नाम से जानते हैं। अब सड़ी हुई टहनियां पत्तों वत्तों पर ये मिल जाता है, ठीक है, बस इसके बारे में इतना सा ध्यान रखना है, ज्यादा दिमाग अपन लगाएंगे नहीं, इतना ही पूछा जाएगा। अब बात आती है प्रोटोजोआ की, तुमने तो पढ़ा हुआ ही है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा जो है पैरामीशियम, है ना, एंट अमीबा जिंजीवैलिस, ये सब आप लोगों ने सुने हुए होंगे, ठीक है, प्लाज्मोडियम, ये सब आप लोगों ने सुने हुए होंगे। तो देखो हम लोगों ने क्या कहा, हम कह रहे हैं कि प्रोटोजोआ दे ऑल आर पैरासाइट्स, ये परजीवी होते हैं, ये परजीवी होते हैं। तो अब हमें, मेरे को ना पढ़ाते पढ़ाते एक बात पता लगी, पूछो क्या, कि हम जब प्रोटिस्टा पढ़े तो हमने क्राइसोफाइट्स पढ़े, हमने डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़े, हमने यूग्लिनॉइड्स पढ़े, हमने मोल्ड्स यानी कवक पढ़े, और हमने प्रोटोजोआ पढ़ा। कुछ ऐसे प्रोटिस्टा थे जो साफ पानी में थे, कुछ ऐसे भी प्रोटिस्टा थे जो कि समुद्र वाले, मतलब समुद्र वाले पानी में थे, कुछ ऐसे प्रोटिस्टा थे जो अपना खाना खुद बनाते थे, कुछ ऐसे प्रोटिस्टा भी थे जो अपना खाना खुद नहीं भी बनाते थे, कुछ ऐसे भी प्रोटिस्टा हैं जैसे कि मोल्ड्स जो कि मरी हुई चीजों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, और कुछ ऐसे भी प्रोटिस्टा हैं जैसे कि यूग्लिना और प्रोटोजोआ जो कि किसी और से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। मेरा मैसेज, मेरा भाई 4 को नीट का एग्जाम है, हाँ तो जितेंद्र मैंने यही कहा, ये एनसीईआरटी गीता है भाई इस विद्यार्थी जीवन की, हर कोई इसे पढ़कर अपना एग्जाम क्रैक कर सकता है, मैं यही तो समझा रही हूँ, और क्या समझा रही हूँ, है ना। अब देखो क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं, और ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है आपसे, ये भी पूछा जाएगा कि प्रोटोजोआ कितने टाइप के होते हैं। तो देखो एक तो अमीबीय प्रोटोजोआ है, अमीबा वाले प्रोटोजोआ हैं। प्रोटोजोआ कितने टाइप के हैं, वी हैव 4 टाइप ऑफ प्रोटोजोआस, हमारे पास 4 प्रकार के प्रोटोजोआ हैं। एक हमारे पास सीलिया वाले प्रोटोजोआ है, एक हमारे पास में फ्लैजीला, देखो एक हमारे पास फ्लैजीला वाले प्रोटोजोआ है, एक हमारे पास सीलिया वाले प्रोटोजोआ है, एक हमारे पास में स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ मनुष्य को बीमार कर देते हैं, है ना। अब इतना डेप्थ में नहीं पढ़ना हमको सिर्फ मोटा मोटा पढ़ना है। आपसे पूछा जाएगा फ्लैजीला, ट्रिप्रेनोसोमा, तुमने पढ़ा हुआ है क्या ट्रिप्रेनोसोमा, तुमने पढ़ा हुआ है क्या ट्रिप्रेनोसोमा, याद करो, याद करो, ट्रिप्रेनोसोमा सीसी फ्लाई स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, याद करो। तो ये स्लीपिंग सिकनेस करने वाला रोग जो सीसी फ्लाई, जो ट्रिप्रेनोसोमा है, वो आपके सीसी फ्लाई के अंदर है। ये ट्रिप्रेनोसोमा प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है, प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है। और कौन सा प्रोटोजोआ है, फ्लैजीला वाला प्रोटोजोआ है ना, कशाभिक प्रोटोजोआ है जिसमें फ्लैजीला होती है, वो प्रोटोजोआ है। बोलो हाँ कि ना। ऐसा लग रहा है कि दीदी हाँ थोड़ा थोड़ा तो पता है हमें, मतलब कितने लोगों को लग रहा है भाई, कितने लोगों को लग रहा है यार। पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि बहुत कुछ आ जाए, नहीं तो ऐसे ऐसे फालतू की चीजें तो हर कोई पढ़ता है। पैरामीशियम के बारे में जानते हो, पैरामीशियम सुना है, पैरामीशियम, पैरामीशियम के बारे में तो सुना होगा। सो पैरामीशियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ। लेकिन पैरामीशियम कौन सा प्रोटोजोआ है, पैरामीशियम जो होता है वो पक्षमाभी यानी कि सिलिया वाला प्रोटोजोआ है, पक्षमाभी यानी कि सिलिया वाला प्रोटोजोआ है। तो इसके पास सिलिया प्रेजेंट होते हैं। तो हमने कहा कि भाई पैरामीशियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिलियरी प्रोटोजोआ, है ना। स्पोरोजोआ का एग्जाम्पल, स्पोरोजोआ का एग्जाम्पल देखा है तुम लोगों ने, जो भयंकर प्लाज्मोडियम, नाम सुना है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जिंजीवैले, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स फेल्सीपैरम, मलेरिया रोग पैदा करता है प्लाज्मोडियम। तो वो प्लाज्मोडियम स्पोरोजोआ वाला प्रोटोजोआ है। फिर सुनो, फिर बात सुनो, लिखो प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है, लिखो वो स्पोरोजोआ, वो जो है वो किसका एग्जाम्पल है, प्रोटोजोआ का। कौन से प्रोटोजोआ का, स्पोरोजोआ वाला, स्पोरोजोआ का एग्जाम्पल है। तुम लिखो पैरामीशियम, वो पक्षमाभी प्रोटोजोआ यानी कि सिलियरी प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। फिर तुम कहोगे ट्रिप्रेनोसोमा सीसी फ्लाई कॉज करता है, वो फ्लैजीला वाला प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है, फ्लैजीला वाले प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है ना। फिर तुमसे पूछा जाएगा भाई क्या एंटमीबा, एंटमीबा जो कि आपका डिजेंट्री कॉज करता है, दस्त जो भयंकर लग जाते हैं वो कॉज करता है। तो ये एंटमीबा, हिस्टपायरिया भी इसी के कारण होता है। तो ये जो एंटमीबा वाले परजीवी हैं वो अमीबिया वाले प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हैं। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है क्लास? अगर अच्छा लग रहा है तो थम्स अप करो,
दिलों की अनंत गहराइयों से कह रही हूँ, पहले तो सेशन को लाइक करो और कितने लोगों को क्लास अच्छी लग रही है फटाफट से थम्स अप करो। और लल्ला बच्चा सुन लो मेरी बात, अगर पढ़ना चाहते हो तो डेली आना शुरू कर दो। डायनोफ्लैजिलेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि दीदी डायनोफ्लैजिलेट कैसे दिखते हैं। दीदी डायनोफ्लैजिलेट कुछ ऐसे दिखते हैं। यूग्लिना कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। ये मोल्ड्स हैं, अवकंप पर अवपंक कवक या फिर मोल्ड्स कह दो, ये ऐसे दिखते हैं। और पैरामीशियम कुछ ऐसा दिखता है। तो अब इनके एग्जाम्पल से भी हमें समझ में आ गया। मेरे पास भी है, आप पढ़ा रहे हैं कैसे भी। देखो हाँ, एक बच्चा ये भी कहेगा कि दीदी एनसीईआरटी तो आपके मेरे पास भी है, आपसे क्यों पढ़ूं। बात तो सही है भाई, मैं तो खुद कहती हूँ मत पढ़ो, मैं तो खुद कहती हूँ मत पढ़ो मेरे से, है ना। मैं यहाँ पर एनसीईआरटी इसलिए नहीं लाई कि भाई मैं पढ़ के कुछ बड़ी चीज कर रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि बच्चों को एनसीईआरटी पढ़नी नहीं आती। कि अब इतनी बड़ी बड़ी लाइनें थी, पर हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। मैं बस ये चाहती हूँ। ओके उज्जवल, ठीक है, चलो चलो चलो, आ गई बात समझ में, कोई बात नहीं बेटा। तो हमने अभी प्रोटोजोआ देख लिए, हमने अभी जो है वो बैक्टीरिया देख लिए। अब हम क्या देखेंगे, कवक देखेंगे। अब इतने बड़े पैराग्राफ में क्या पढ़ना है वो पता होना चाहिए ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। मैं बस इसलिए पढ़ा रही हूँ ये। बाकी तुम अगर पढ़ सकते हो तो इससे तो बढ़िया खुशी की बात ही कुछ नहीं होगी कि तुम पढ़ सकते हो। पहली मैं बात करती हूँ कि 5 किंगडम थ्योरी में हमने मोनेरा पढ़ा, फिर प्रोटोजोआ पढ़ा। प्रोटोजोआ को रिवाइज कर ले फटाफट से। प्रोटोजोआ के अंदर मोनेरा पढ़ा, फिर प्रोटिस्टा पढ़ा। प्रोटिस्टा के अंदर हमने क्राइसोफाइट्स देखे, क्राइसोफाइट्स के अंदर डायटम्स देखे और सुनहरे शैवाल देखे। देखे कि नहीं देखे? अच्छा, फिर वो साफ पानी और मरीन प्राणी मतलब समुद्र के पानी में भी पाए जा रहे थे। अच्छा, फिर हमने डायनोफ्लैजिलेट्स देखे थे। डायनोफ्लैजिलेट्स जो है उन अच्छा पहले डायटम्स की जो कोशिका भित्ति थी वो सिलिका की बनी हुई थी, साबुतदानी वाली। फिर डायनोफ्लैजिलेट्स आए और उनकी कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती हैं। ये लाल, पीले, हरे, नीले, भूरे इन सब कलर के पाए जाते थे डायनोफ्लैजिलेट्स। फिर डायनोफ्लैजिलेट्स में से जो लाल वाले डायनोफ्लैजिलेट्स थे ना, गोनियोलेक्स, ये ना बहुत सारे स्फुट हो जाते हैं, बहुत सारे बन जाते हैं। और समुद्र में जब बहुत सारे बन जाते हैं तो समुद्र लाल लाल हो जाता है। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है। और डायनोफ्लैजिलेट्स इतने सारे बढ़ जाएंगे कि समुद्र के जानवरों के लिए नुकसान हो जाएगा, है ना। फिर हमने यूग्लिनोइड्स देखे जिसमें यूग्लिना आया जो कि आपका टाइम मिलने पर प्लांट की तरह बिहेव कर लेता है और खाना नहीं मिलेगा, सूरज का प्रकाश नहीं मिलेगा तो फिर उसके बाद में वो परपोषी की भी तरह बिहेव कर लेता है, तो उसमें यूग्लिना आया अपना। फिर हमने अवकंप पर कवक देखे या फिर मोल्ड्स देखे जो कि पर मृत जीवी मरी हुई चीजों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और फिर हमने उसके बाद में देखे प्रोटोजोआ जिसमें हमने देखा अमीबा वाला प्रोटोजोआ, उसके अंदर तो अमीबा वाले रोग के आ गए। फिर हमने कशाभी यानी कि फ्लैजिला वाले प्रोटोजोआ देखे, है ना। फिर उसके बाद में हमने जो है वो सिलिया वाले देखे, है ना। प्लाज्मोडियम सिलिया वाले में आ रहा था और पैरामीशियम कशाभी में आ रहा था यानी कि फ्लैजिला में आ रहा था। और फिर हमने स्पोरोजोआ देखा। तो ये सारी चीजें हमने देखी और कह दो कि दीदी बात समझ में आ गई। तो ऐसे ऐसे रिवीजन करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, क्वेश्चंस के बहुत अच्छे तरीके से आएंगे। अभिषेक त्यागी कह रहे हैं आपसे बढ़कर साइंस बहुत अच्छा हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए, सेशन को लाइक नहीं किया यार, लाइक कर दो। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं किया, कर दो। लखवीर, अब मुझे ये बताओ कि इतना सारा पढ़ने के बाद भी अब तुम्हारी आत्मा ऐसे कह रही है क्या कि दीदी क्वेश्चन कहाँ से आएगा? अब तो नहीं कह रही तुम्हारी आत्मा कि दीदी क्वेश्चन कैसे आएगा। यार इतनी सारी चीजें पूछ लिया डायनोफ्लैजिलेट्स किस में पाए जाते हैं, पूछ लिया यूग्लिना किसका एग्जाम्पल है, पूछ लिया कि यूग्लिना जो है वो किस प्रकार का जो है वो पोषण लेती है, आपसे पूछ लिया कि अवकंप मोड्स जो है वो किसका एग्जाम्पल है, वो कौन से प्रकार का जो है वो न्यूट्रिशन लेते हैं, ऐसे पूछ लिया कि बताओ कि प्रोटोजोआ कितने प्रकार के होते हैं, आपसे पूछ लिया प्लाज्मोडियम किसके अंदर आता है। ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे और कैसे कैसे प्रश्न आएंगे भाई, हैं। चलो जी चलो आगे देखो। अब हम कह रहे हैं कवक जो है वो क्या होती है, वो ना तो प्लांट है क्योंकि उसके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए कोई जुगाड़ नहीं है। उसके पास मैं लिंक भेज देती हूँ अभी ग्रुप में, है ना। तो मैंने कहा कि हमारे पास में जो है वो उसके पास फोटोसिंथेसिस करने का कोई जुगाड़ नहीं है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना। अब आप लोगों ने कुकुरमुत्ता सुना है, कुकुरमुत्ता। अब तुम लोगों को कुकुरमुत्ता लगता है मशरूम, नहीं,
मशरूम भी फंजाई का एग्जाम्पल है, जबकि कुकुरमुत्ता जो है वो टोड स्टूल का एग्जाम्पल है, और टोड स्टूल भी कवक का ही एग्जाम्पल है। तो कवक जनरली जो है वो खाने के भी काम आती है, पर कुछ ही कवक ऐसी है जो खाने के काम आएगी। बाकी सारी की सारी कवक जो है वो जनरली क्या करती हैं, बाकी जितनी भी सारी कवक है ना वो आपको बीमार करती हैं, और वो आपके जो है वो खाने के अंदर चली जाती हैं, वहां से न्यूट्रिशन ले लेती हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों की काम आती हैं। कुछ कवक ऐसी होती है जो यूनिसेल्युलर होती है, यानी कि एक कोशिकीय होती हैं। आपने यीस्ट का यूज सुना है, यीस्ट का जो बियर बनाने के काम आ रही थी, यीस्ट अल्कोहल बनाने के काम आ रही थी, वो प्रकार की जो कवक होती है वो यूनिसेल्युलर होती हैं। कैसी होती हैं? यूनिसेल्युलर होती हैं। कुछ कवक ऐसी होती हैं जो कि यूनिसेल्युलर नहीं मल्टी सेल्युलर होती हैं, वो कॉलोनी बनाकर रखती हैं। आप लोगों ने पेनिसिलियम नोनेटम सुना होगा, मेरी क्लास में मुझसे ही बहुत बार। पेनिसिलियम नोनेटम वो एक प्रकार की कवक थी जिसने बैक्टीरिया को मार दिया था, और पेनिसिलियम नोनेटम से ही दुनिया की पहली एंटीबायोटिक बनी थी, पेनिसिलिन। याद करो। तो वो पेनिसिलियम नोनेटम भी क्या थी? पेनिसिलियम नोनेटम भी एक प्रकार की कवक ही थी, यानी कि फंजाई का ही एग्जाम्पल थी। आई बात समझ में? बोलो। देखिए, तो टॉपिक वाइज ही पढ़ा रही हूँ लाला, टॉपिक वाइज ही पढ़ा रही हूँ। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो बेसिकली देखी। फंजाई के पास में ना फिलामेंट्स होते हैं, लेकिन यूनिसेल्युलर है बेचारी, उसके पास कौन से फिलामेंट मिलेंगे? उसके पास नहीं मिलेंगे। तो उसके पास फिर फिलामेंट्स नहीं होकर उसके पास में फंजाई फाइबर होते हैं, उसके पास फंजाई फाइबर होते हैं। अब इतनी जितनी रामायण मैंने तुमको बताई ना, वो सारी रामायण मेरे पीछे इस पे लिखी हुई है। अब मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखा दूंगी। पहले अभी हिंदी है तो हिंदी में दिखा देती हूँ। आपको इतना तो समझ आया, कवक के पास में फोटोसिंथेसिस करने के लिए कुछ नहीं है, इसके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए कुछ नहीं है। तो ये फोटोसिंथेसिस तो नहीं करती है ना, ये किसी और पे, ये सड़ी वाली चीजों पे भी रह जाएगी, ये न्यूट्रिशन पैरासाइट की तरह भी बिहेव कर लेगी। बस ये ऑटोट्रॉपिक को छोड़कर हर प्रकार का जो है वो न्यूट्रिशन ले लेती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ कि कवक जो होती है, पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है, मशरूम भी है और जो है वो कुकुरमुत्ता टोड्यूल्स भी कवक का ही एग्जाम्पल है। पहला प्रश्न तो यहाँ आ गया। दूसरा पूछा जाएगा यीस्ट कौन से प्रकार की कवक का एग्जाम्पल है? तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि यीस्ट यूनिसेल्युलर फंजाई है। फिर आपसे पूछा जाएगा किसके अंदर यूज आता है? तो ब्रेड और बियर बनाने के अंदर यूज किया जाता है। आपको भी याद होगा किट रोग, गेहूं के अंदर किट डिजीज होती है, और आपसे बार बार पूछा गया कि गेहूं की किट डिजीज किसके कारण होती है। तो आपको दिख रहा होगा अब तो कि गेहूं की किट डिजीज फंजाई के कारण हो रही है, और उस फंजाई का नाम है पिक्सीनिया। क्या है? पिक्सीनिया। फिर आपसे ये भी पूछा गया कि पेनिसिलियम जो है वो बेसिकली क्या है? तो एंटीबायोटिक है। ये प्रश्न देखो यहाँ से आया। ठीक है, ये सब आए हुए हैं भैया, सब आए हुए हैं। तो ये सारी चीजें आपसे पूछ, तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब सुनो, अब मैं थोड़ा इंग्लिश में भी बता देती हूँ। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम फंजाई की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम फंजाई की बात कर रहे हैं। और जब हम फंजाई की बात करते हैं तो देखो भैया, हम फंजाई की बात करें तो फंजाई कंसिस्ट ऑफ यूनिक किंगडम। ठीक है, एक सेकेंड, ये लो। तो ये आपसे पूछा जाता है ना कि हेटेरोट्रॉपिक कौन होती हैं? हेटेरोट्रॉपिक का मतलब क्या हो गया? जो हर प्रकार से अपना भोजन बनाती हो, है ना। तो ये देखो, ये हेटेरोट्रॉपिक होती है, पहली चीज तो ये है ना। फिर इसके बाद में पूछा जाएगा, देखो आपसे पूछा जाता है ब्रेड और बियर बनाने में कौन काम आएगी? तो ब्रेड और बियर बनाने में यीस्ट काम आएगी। यीस्ट कौन से प्रकार की फंजाई है? यीस्ट यूनिसेल्युलर यानी एक कोशिकीय फंजाई है। रस्ट रोग जो होता है वो गेहूं के अंदर, है ना, वो बेसिकली किसके कारण होता है? तो वो भी एक प्रकार की फंजाई है जिसका नाम पिक्सीनिया है, उसके कारण होता है। हिंदी इंग्लिश वाले सारे देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर चल रही है। फिर आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक जो थी उसका नाम क्या था? तो ये रही फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसका नाम पेनिसिलियम था, है ना। अब इससे ज्यादा डेप्थ में तो और क्या पढ़ा दूं? बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे हाँ या ना तो बोल दो। अब बची हुई फंजाई के बारे में कितनी सारी चीजें हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि दैट सबस्ट्रैक्ट्स एंड हेंस आर द सेप्रोफाइट्स। तो हेटेरोफाइट्स की जगह सेप्रोफाइट्स भी लिखा हुआ होता है। ये सेप्रोफाइट्स भी है, ये पैरासाइट्स भी है ना। और लाइकेन के बारे में तो आपको पता ही होगा कि क्या करती हैं, एल्गी और फंजाई आपस में जो है सिम्बायोसिस करती हैं, और ये बेसिकली क्या बनाती हैं? ये लाइकेन्स बनाती हैं। ठीक है ना। और बाकी सारी चीजें हम लोग कल के सेशन में पढ़ेंगे। तो गाइज फिर कह रही हूँ, अगर साइंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, अगर 25 में से 25 नंबर चाहिए, आपको आज लग रहा होगा कि ये सेशन अरे पता नहीं क्या है कैसे है यार, पर मैं फिर कह रही हूँ तुम्हें इतना प्यार हो जाएगा ना साइंस से कि मुझे तो सब आता है साइंस में भाई, है ना।
तुम्हारे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तुम, किसी भी एग्जाम की, है ना, किसी भी एग्जाम, जैसे कि मैंने कहा कोई भी एसएससी, कोई भी पीसीएस, कोई भी यूपीएससी, तो एक ही होता है, कोई भी रेलवे एग्जाम, है ना, हर एग्जाम के लिए तुम्हारे लिए ये सेशन सभी बहुत महत्वपूर्ण है। सेशन अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। एक क्लास क्वेश्चन की होती है जो सुबह 10 बजे होती है, एक क्लास ये होती है जिसमें मैं टॉपिक वाइज थियरी पढ़ा रही हूँ। कॉपी पेन लेके बैठो और बस लिखते चले जाओ, ठीक है। तो दैट इज द होल थिंग्स, और मजा आ जाएगा, और तुम आओगे तो मुझे मजा आ जाएगा। टाटा बाय बाय, सी यू, खुश रहो, खूब खूब आगे बढ़ो।